अच्छा बेटा, लास्ट क्लास में हमने एनालिसिस स्टार्ट की थी रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट पढ़ने के बाद, और 3 क्वेश्चंस की हमने एनालिसिस पढ़ ली थी और आपको ये बताया था इसमें कि सबसे पहला काम है टाइटल्स निकालना। सबसे इंपॉर्टेंट काम है ये। कल आप मौजूद हो तो आपने देखा होगा, और जो लेक्चर अपलोड है ना वो अभी मैंने किया है सुबह। अच्छा, क्योंकि तुम लोगों को तो इक्वेशन ही सॉल्व करनी थी, तुम लोगों ने इक्वेशन ही सॉल्व नहीं की हुई थी। सही है, तो मैंने ये सोचा कि पहले ये लोग कर लें, फिर आज लेक्चर अपलोड कर दे। ये वाला भी अभी हो जाएगा, फिर तुम लोगों के पास संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे है, तुम लोग काम कर लेना। इसमें हमने ये देखा था कि जब आप टाइटल्स निकालते हैं ना, तो टाइटल्स इक्वेशन जैसे ही टाइटल्स होते हैं, लेकिन सिर्फ हमने कहा टाइटल्स को चेंज किया। लायबिलिटी में हमने अकाउंट्स पेबल का टाइटल यूज किया, जो कि आगे और भी लायबिलिटी के टाइटल इंट्रोड्यूस होंगे। दूसरा हमने ये कहा कि जब भी इन्वेस्टमेंट होगी ना, तो हम कैपिटल लिखेंगे, लेकिन इन्वेस्टमेंट के अलावा अगर कैपिटल में तब्दीली आती है तो फिर हम कैपिटल को ना बढ़ाएंगे ना कम करेंगे, बल्कि उस चीज का डाटा मेंटेन कर लेंगे जिसकी वजह से कैपिटल में तब्दीली आ रही है। तो कल हमने रेवेन्यू का डाटा मेंटेन किया था कैपिटल की जगह पर, और इन तीनों ट्रांजेक्शंस में इक्वेशन में हमने कैपिटल बढ़ाया था, लेकिन यहाँ पर हमने कैपिटल को बढ़ाने के बजाय सर्विस इनकम का डाटा मेंटेन किया था। तो आप लोगों को मालूम है कि ऑनर के राइट में चेंजेस की कितनी रीजंस होती हैं? 4। इन्वेस्टमेंट, रेवेन्यू, इन दोनों की वजह से बढ़ता है, ड्राइंग और एक्सपेंस की वजह से कम होता है। तो हम लोग ये करेंगे कि इन्वेस्टमेंट के वक्त तो हम कैपिटल ही लिखेंगे। देखें, हमने क्वेश्चन नंबर 3 में ट्रांजेक्शन नंबर 1 में इन्वेस्टमेंट जब हुई थी तो कैपिटल को ही बढ़ाया है, लेकिन जो बाकी 3 रीजंस हैं, ड्राइंग, एक्सपेंस और रेवेन्यू, इसमें हम ऑनर के राइट को बढ़ाने या कम करने के बजाय उसकी जगह पे रेवेन्यू, ड्राइंग और एक्सपेंस का ही डाटा मेंटेन कर लेंगे। सेपरेट डाटा हमें चाहिए, इस वजह से हम ये कर रहे हैं। तो हम रेवेन्यू एक्सपेंस का सेपरेट डाटा मेंटेन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें प्रॉफिटेबिलिटी मालूम करनी है। तो साल के एंड में जब प्रॉफिटेबिलिटी मालूम चल जाएगी तो हम इन अकाउंट्स को क्लोज कर देंगे। कल हमने ये बात की थी। आज मैं क्वेश्चन नंबर 4 की आपको एनालिसिस करवा रहा हूँ। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद आप लोगों को करनी है। क्वेश्चन नंबर 4 की एनालिसिस के बाद हमें ये समझ में आ जाएगा कि हम कैसे डिटरमिन करेंगे कि क्या डेबिट हो रहा है, क्या क्रेडिट हो रहा है। लेकिन कौन से बिजनेस में? सर्विसिंग बिजनेस में। जब हम इसका अकाउंटिंग साइकिल पूरा पढ़ लेंगे सर्विसिंग बिजनेस का कुछ क्लासेस के बाद तक, तो फिर हम ट्रेडिंग बिजनेस का अकाउंटिंग साइकिल पढ़ेंगे। जो चीजें हमने इसमें सर्विसिंग बिजनेस में सीखी होंगी वही चीजें ट्रेडिंग बिजनेस में रिपीट हो रही होंगी। सिर्फ चेंज क्या होगा कि वहां मर्चेंडाइज सेल कर रहे होंगे। हम सर्विसिंग बिजनेस में हम सर्विस सेल करते हैं, ट्रेडिंग बिजनेस में हम मर्चेंडाइज सेल करते हैं। बस ये इजाफी बात होगी, बाकी सारा प्रोसीजर वही होगा। यानी इसका मतलब मैं क्यों बता रहा हूं ये बात, जब ट्रेडिंग बिजनेस पढ़ा रहा हूँ ना मैं आपको, तो सारी प्रीवियस अंडरस्टैंडिंग की बेस पर काम हो रहा होगा। अब कोई बंदा ट्रेडिंग सर्विसिंग बिजनेस ना पढ़े, पूरा अकाउंटिंग साइकिल सर्विसिंग बिजनेस का उसने नहीं पढ़ा, तो ट्रेडिंग में उसका हमारी बात समझ में नहीं आएगी। उसका रीजन ये है कि ट्रेडिंग बिजनेस के अंदर मैं आपको ये नहीं बताऊंगा जनरल कैसे बनता है, वो आपको आता होगा। हम तो न्यू जो चीजें, इजाफी चीजें आ रही हैं उस पर बात करेंगे। देखिए, ट्रेडिंग बिजनेस में इन्वेस्टमेंट नहीं होती होगी, ड्राइंग नहीं होती होगी, ड्राइंग होती होगी, एक्सपेंसेस भी होते होंगे। तो ज्यादातर ट्रांजेक्शन ट्रेडिंग और सर्विसिंग बिजनेस की मैच करेंगी, तो वो हम दोबारा नहीं करेंगे। लेकिन जब हम सॉल्व करेंगे तो हर किस्म की ट्रांजेक्शन उसमें आ रही होगी, तो पुरानी वाली जो आपको आती हैं उसको हम आपको करने के लिए दे देंगे, और जो इजाफी नई चीजें होंगी उसको हम डिस्कस करेंगे। इसी वजह से सर्विसिंग बिजनेस को आप डिटेल में सही तरीके से मेहनत के साथ पढ़िएगा, ताकि ट्रेडिंग में आपको मुश्किल ना हो। आई हैव टोल्ड यू दिस थिंग वंस अगेन, कल भी मैंने ये बात बताई। अब आगे आ जाए, क्वेश्चन नंबर 4 की एनालिसिस कर रहे हैं। पहली ट्रांजेक्शन क्या लिखी हुई है? ये तो हमें मालूम है कि हम पहले क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं ना। ऑडिटर का बिजनेस है, और ऑडिटर क्या करता है? दूसरे ऑर्गेनाइजेशन की जो इन्फॉर्मेशन मेंटेन हुई हुई अकाउंटिंग की उसको वेरीफाई करता है। सही है। पहली ट्रांजेक्शन है इन्वेस्टेड कैश इन बिजनेस। हाँ भाई, कौन कौन से टाइटल्स इन्वॉल्व होंगे? कैश एंड कैपिटल, और कैपिटल के साथ ऑनर का नाम आता है ना। लेकिन इस क्वेश्चन में आप बताएं ऑनर का नाम क्या है? इन्होंने तो शो नहीं किया हुआ। जावेद कंपनी तो ये बिजनेस का नाम है, और ऑनर का नाम इन्होंने शो नहीं किया हुआ। तो हम ऑनर का नाम अपनी तरफ से ये एज्यूम नहीं कर सकते कि जावेद कंपनी ही ऑनर का नाम होगा। हो सकता है ये बिजनेस इनके दादा ने बनाया था और अपने नाम पे बनाया था जावेद कंपनी। दादा का इंतकाल हो गया, फादर का भी इंतकाल हो गया, बच्चा इसी बिजनेस को लेके चल रहा है, तो नाम तो चेंज नहीं करेगा ना वो। उसका नाम है अरसलान। अरसलान ऑनर है अब, लेकिन बिजनेस का नाम है जावेद कंपनी। तो इसका मतलब है बिजनेस के नाम में ऑनर का नाम होना जरूरी नहीं है। इसी वजह से हम ये एज्यूम नहीं कर सकते कि ऑनर का नाम जावेद है, जब भी मैंने कोई नाम यहाँ पर नहीं लिखा है। हम बिजनेस का नाम नहीं लिखेंगे कैपिटल के साथ, किसका लिखेंगे? ऑनर का नाम लिखेंगे।
जी अब नेचर बताएं, एसिड, और इसकी नेचर भी क्या है, एसिड, सॉरी ऑनर्स इक्विटी। अब जरा आप बताएं क्या इंक्रीज क्या डिक्रीज, कैश इंक्रीज हो गया और ऑनर का राइट भी इंक्रीज हो गया, ये हमने कल की हुई है। एसिड इंक्रीज होगा तो डेबिट और ऑनर्स इक्विटी इंक्रीज होगी तो क्रेडिट हो जाएगी। अमाउंट लिख देंगे हम, अमाउंट क्या है ₹5000। ओके, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है, ये भी पुरानी है, फर्नीचर परचेज किया कैश देकर, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम दो टाइटल्स निकलेंगे इसमें बेटा। क्या क्या टाइटल्स हैं, फर्नीचर और कैश। फर्नीचर एंड कैश। नेचर बताइए, फर्नीचर की नेचर क्या है, एसिड, और कैश की नेचर भी एसिड। इंक्रीज क्या हो रहा है, फर्नीचर परचेज किया तो ये इंक्रीज हो जाएगा और कैश जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। रूल लगा देंगे, एसिड इंक्रीज होकर डेबिट होता है और एसिड डिक्रीज होता है तो क्रेडिट होता है। सब लोग थे ना कल क्लास में यहाँ पे, सही है। कितना, 2500। तो ये हमने काम कर लिया। ओके, थर्ड ट्रांजेक्शन जो है ना, ये हमारी मेन ट्रांजेक्शन है। इस क्वेश्चन में आपको मालूम है कौन कौन सी ट्रांजेक्शन न्यू थी, थर्ड एंड लास्ट की 3, सही। हमने प्रीवियस इक्वेशन में भी देखा था। क्या नजर आ रहा है यहाँ पर, पेड ऑफिस रेंट फॉर द करंट मंथ। आपको बताया था जब भी आप पेमेंट करेंगे सर्विस की, सबसे पहले क्या डिटरमिन करना होता है, वेदर इट इज एक्सपेंस और एसेट। और हमने यहाँ पर ऑफिस रेंट की जो पेमेंट की है इसी मंथ की है, तो हम यही बोलेंगे कि ये हमारा क्या हो गया, एक्सपेंस हो गया। इक्वेशन में क्या किया था बताइए, अकाउंटिंग इक्वेशन में ट्रांजेक्शन का क्या इंपैक्ट दिखाया था, तो ये आपको समझ में नहीं आएगा ना, फिर आप लोगों को पढ़ के आना चाहिए ना प्रीवियस चीजें, समझ में नहीं आएगा वरना आपको ऊपर से जाएगा, आप बोलोगे मुश्किल है ये। हाँ बेटा, और क्या किया था, ओनर का राइट कम किया था क्योंकि एक्सपेंस की जिम्मेदारी ओनर की। ये दो काम किए थे हमने, कैश कम किया था और कैपिटल कम किया था। तो हम यहाँ पर अगर वही काम कर दें, हम कैश को कम कर दें और कैपिटल को कम कर दें, बड़े ट्रांजेक्शन ना हमने पहले एक्सप्लेन की हुई है सारी, हमने इसकी अकाउंटिंग इक्वेशंस बनाई है, उन्हीं की हम एनालिसिस कर रहे हैं। हम लोग रट्टा नहीं लगाते हैं, अगर हम रट्टा लगाए ना हर टॉपिक आइसोलेटेड लगेगा आपको। हम लोग सीक्वेंस से पढ़ते हैं तो प्रीवियस नॉलेज की बेस पे अगली चीज पढ़ते हैं, तो ये चीजें फिर आपको आसान लगती हैं। लेकिन अगर आप प्रीवियस चीजें छोड़ के अगली क्लासेस में बैठोगे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी आपको। प्लीज अपना पीछे वाला काम पूरा पढ़ के आया करें, कल भी हमने तकरीर की थी। अगर हम यही कर दें तो एक्सपेंस का तो डाटा मेंटेन नहीं होगा हमारे पास। इसी वजह से हम क्या करेंगे, यहाँ पर कैपिटल को कम करने के बजाय अभी फिलहाल यहाँ पर ऑफिस रेंट एक्सपेंस का डाटा मेंटेन करेंगे। और ये ऑफिस एंड एक्सपेंस साल के एंड में जाएगा कब, जब हम इनकम या लॉस निकाल लेंगे। भाई रेवेन्यूज में से एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे, इनकम या लॉस आ जाएगी, फिर ये कैपिटल जाकर साल के एंड में इसका क्या करेंगे, जैसे रेवेन्यू का क्या किया था हमने, रेवेन्यू को हमने रिकॉर्ड कर लिया था साल के दौरान कैपिटल की जगह पर, ताकि रेवेन्यू का अलग से डाटा आ जाए। फिर साल के एंड में क्या करते थे, वो रेवेन्यू को ले जाकर कैपिटल में ऐड कर देते थे। इस एक्सपेंस का क्या करेंगे, हमने कैपिटल की जगह पे आज लिख लिया है, क्योंकि अगर हम एक्सपेंस का डाटा अलग नहीं लिखेंगे तो प्रॉफिट लॉस तो नहीं निकल सकता। अब ये एक्सपेंस का डाटा हमने लिखा है, इसका साल के एंड में क्या होगा, ये कैपिटल में से ले आकर माइनस कर लिया जाएगा, सही है। तो अभी हमने कैपिटल कम क्यों नहीं किया, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट कैपिटल अभी कम कर लें तो एक्सपेंस का कोई डाटा नहीं आएगा। तो अब से आज से हमेशा जब भी किसी एक्सपेंस की पेमेंट होगी, होना तो कैपिटल कम चाहिए। वजह क्यों, क्योंकि एसिड कम हो गया तो ऑनर का राइट कम होना चाहिए। लेकिन हम ऑनर के राइट को कमी करने के अमल का ऑनर के राइट को जो कम करना है उसके अमल को डेफर कर देंगे, बल्कि कब करेंगे, वो साल के एंड में। और अभी एक्सपेंस लिख लेंगे, और एक्सपेंस की नेचर क्या होगी, एक्सपेंस ही होगी। 5 टाइप की नेचर है ना, कौन कौन सी, एसेट, लायबिलिटी, ऑनर इक्विटी, रेवेन्यू और एक्सपेंस। तो एक्सपेंस की नेचर एक्सपेंस है और कैश की नेचर एसिड है। देखिए ये न्यू है, न्यू बात है। कल हमने एक टाइटल चेंज किया था, कैपिटल की जगह पे रेवेन्यू लिखा था, सर्विस इनकम। ये देखिए ऊपर लिखा है, यहाँ कैपिटल आने चाहिए था ना 5, 6, 7 ट्रांजेक्शन में, हमने सर्विस इनकम लिखा है। आज फिर हमने कैपिटल की जगह पे क्या लिख दिया, रेंट एक्सपेंस। एक्सपेंस बढ़ रहा है कम हो रहा है, बढ़ रहा है। ये बढ़कर कैपिटल में क्या करेगा, कमी करेगा। अगर इसको ही कम कर दोगे तो कैपिटल में कमी तो नहीं कर सकता ये। इसी वजह से एक्सपेंस को आप क्या करेंगे, इंक्रीज। और कैश क्या हो रहा है, पेमेंट कर दी तो कैश डिक्रीज हो जाएगा। अब आप रूल लगाएं, एसिड इंक्रीज होता है तो डेबिट और एसिड डिक्रीज होता है तो क्रेडिट। अमाउंट बताएं कितना था, 300। नेक्स्ट, रेंडर्ड सर्विस एंड कलेक्टेड कैश। हाँ बेटा, अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या किया था इसका हमने, हाँ
ट्रांजेक्शन नंबर 4 है ना बेटा, आपको पता होना चाहिए किस चीज के बारे में बात हो रही है। रेंडर सर्विसेज एंड कलेक्टेड कैश, अकाउंटिंग क्वेश्चन में इसके बारे में हमने क्या किया था, किया है क्वेश्चन सॉल्व। हाँ बताओ। नहीं, रेंडर सर्विस एंड कलेक्टेड कैश, सर्विस दी हमने और हाँ कैश ले लिया। तो इक्वेशन में क्या किया था हमने, किन किन चीजों को बढ़ाया था, किन किन चीजों को कम किया था, कैश को बढ़ाया था, और इसको बताने दे बेटा, कैश को बढ़ाया था और अकाउंट रिसीवेबल को। देखिए सवाल पूछने का मकसद क्या होता है, पीछे वाली चीज से लिंक करके आगे पढ़ाना। और मैं आप लोगों से सवाल इस वजह से पूछ रहा हूँ दादा अभी कि आप लोगों को मैं ये एहसास दिला सकूं कि बेटा पढ़ लो आप पीछे वाला, वरना समझ में ही नहीं आएगा ना आपको पता ही नहीं है जो मैं बोल रहा हूँ बस आप सुन रहे हैं, ऐसे नहीं होगा। हाँ भाई बताइए क्या क्या चीजों पे इम्पैक्ट आया था, कैश बढ़ा था और कैपिटल बढ़ा था, ये पूरा देखो और बोला तो सही है, लेकिन आप बोलेंगे ना पूरा बढ़ना है कम होना, कैश बढ़ गया था कैपिटल बढ़ गया था, ये हुआ था ना। अब हम यहाँ पर भी अगर कैश को बढ़ा दें और कैपिटल को बढ़ा दें तो फिर तो रेवेन्यू का डाटा नहीं होगा। यहां पर कैपिटल क्यों बढ़ा, यहाँ लिखा हुआ है कि हमने सर्विस अंजाम दी है, तो इसका रीजन क्या है, रेवेन्यू। और आपको जब मैंने इक्वेशन एंड करवाई थी तो आपको बताया था कि इक्वेशन के एंड में आपको टाइटल्स लिखने हैं कि जो कैपिटल इंक्रीज हो रहा है वो क्यों इंक्रीज हो रहा है या क्यों डिक्रीज हो रहा है। उसका रीजन यही है कि कैपिटल की तब्दीली के रीजन हमें पता होने चाहिए। क्या वजह है उसकी वजह यह है कि हम लोग जब एनालिसिस करते हैं या आगे जितनी भी जगह पे रिकॉर्डिंग होगी वहां पर सिर्फ इन्वेस्टमेंट के वक्त कैपिटल लिखेंगे, बाकी जो 3 वजूहत हैं कौन कौन सी, रेवेन्यू, ड्राइंग और एक्सपेंस, उसकी जगह पर हम कैपिटल की जगह पर उन्हीं को रिकॉर्ड कर लेंगे। इसी वजह से ये पता होना जरूरी है। तो इक्वेशन जब भी सॉल्व किए मैंने आपको सोल्यूशन भेजे थे तो मैंने इसी वजह से वहां पर ये टाइटल्स लिखे थे कि भाई ये टाइटल्स आपको पता होने चाहिए मैं क्यों लिख रहा हूं। तो भाई आपको चाहिए कि आप इक्वेशन खुद सॉल्व करें और एंड में वो टाइटल्स लिखें, क्योंकि जहां जहां पर ऑनर के राइट में तब्दीली होती है वो पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर मैं यहाँ कैपिटल बढ़ा दूं तो फिर तो रेवेन्यू का डाटा नहीं आएगा, तो मुझे कैपिटल नहीं बढ़ाना चाहिए अभी, बल्कि यहाँ पर रेवेन्यू बढ़ानी चाहिए। और रेवेन्यू का टाइटल क्या होगा ये डिपेंड करता है सवाल पे, और सवाल में क्या लिखा हुआ है, ये कौन है, ऑडिटर्स। और ऑडिटर की जो इनकम है उसको हम क्या कहते हैं, फी इनकम। इसी वजह से हम यहाँ पर फी इनकम लिखेंगे। ये एक मुश्किल बात है या आसान बात है कि फी इनकम लिखेंगे? नहीं, बिल्कुल आपको जो है ना वो इरेशनल होकर बात करनी है। जिन लोगों ने पढ़ा हुआ है पीछे उनसे बात कर रहा हूं। ये फी इनकम का टाइटल हम कैपिटल की जगह पे लिख रहे हैं, ये आसान बात है या मुश्किल बात है? टेक्निकल बात की बात नहीं कर रहा मैं, समझने के लिहाज से। आसान के लिहाज से बताओ कैसे आसान है? अरे बेटा लिंक पीछे से है इसका, आसान इस वजह से है। लिंक क्या है पीछे से इसका कि हमने जो अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ी थी उसमें हमने कैपिटल को इंक्रीज किया था और हम ये चाहते हैं हमारे पास रेवेन्यू का डाटा हो तो हम कैपिटल को बढ़ाने के बजाय रेवेन्यू लिखेंगे। ये लिंक हो गया तो ये आसान हो गई। और मुश्किल क्या है इसमें? हाँ, तो मुश्किल ये आपको लग रहा है तो उसका फिर मैंने आपको हल भी दिया है ना कि आप लोगों को रेवेन्यू के सारे टाइटल्स मैंने दे दिए हैं। आप रेवेन्यू के सारे टाइटल्स वो याद कर लें, और अगर कोई नया बिजनेस आता है उसके अलावा तो फिर आप टाइटल खुद बनाने की कोशिश करें। नहीं बनता है तो मुझसे पूछें, और अगर फिर भी नहीं मिल रहा टाइटल आपको तो आप सर्विस इनकम का टाइटल यूज कर सकते हैं। इस फी इनकम की जगह पे मैं सर्विस इनकम लिख सकता हूं, तो मसला तो सॉल्व हो गया। लेकिन ऐसे नहीं करेंगे ना आपको तो स्पेसिफिक टाइटल मतलब पता होना चाहिए। सर्विस इनकम इज अ जनरल टाइटल, तो आप फी इनकम लिखें, कमीशन इनकम लिखें, कंसल्टेशन इनकम लिखें, जैसा बिजनेस हो उसके लिहाज से लिखने की कोशिश करें। लेकिन जिसको कुछ भी नहीं पता उसके लिए ये चीज कैसी है कि मैं फी इनकम लिख रहा हूं, उसके लिए तो मुश्किल क्या, उसको तो पता ही नहीं है कुछ, तो उसके लिए इम्पॉसिबल है समझना कि फी इनकम क्या है और ये आया कहां से। कैश की नेचर क्या है, एसेट। फी इनकम की नेचर रेवेन्यू। ओके, अब बताओ क्या इंक्रीज हो रहा है? दोनों इंक्रीज, कैश भी इंक्रीज, डेबिट नहीं, पहले इंक्रीज डिक्रीज बताएंगे ना भाई, और रेवेन्यू भी इंक्रीज। जी रूल लगाए अब, एसेट इंक्रीज होने पर और रेवेन्यू इंक्रीज होने पर क्रेडिट। अमाउंट कितना है इसका? अमाउंट है इसका 1000, तो आप 1000 रुपीज लिख देंगे। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, क्या ट्रांजेक्शन लिखी हुई है? परचेज सप्लाइज ऑन अकाउंट। अच्छा ये दो, इसमें अभी तक हमने कौन सी न्यू ट्रांजेक्शन पढ़ी आज के लिहाज से? थर्ड वाली बस। बाकी ये जो रेवेन्यू वाली है तो हम कल पढ़ के आ रहे थे कि हमें कैपिटल के जगह पे रेवेन्यू लिखना है।
इसमें क्या लिखा हुआ है, परचेज सप्लाइज ऑन अकाउंट फ्रॉम रैक्सिन कंपनी फॉर 200। हाँ बेटा, इक्वेशन में क्या हुआ था, ये फिफ्थ ट्रांजेक्शन में इक्वेशन में हमने क्या किया था, अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या बढ़ाया था क्या कम किया था, ये पूछ रहा हूं इक्वेशन। हाँ नहीं कैश तो हमने पेमेंट नहीं की ना, इसकी उधार पे खरीदाई, लाइब्रेरी बढ़ाई थी ना, ये याद होना चाहिए आपको कि हमने सप्लाईज बढ़ाई थी, लाइब्रेरी बढ़ाई थी। ये अगर आपको नहीं आती ना इक्वेशन, सब बर्बाद हो जाएगा। आप एनालिसिस इक्वेशन, अकाउंटिंग इक्वेशन और एनालिसिस में मेहनत नहीं करें और आपको उसके सोल्यूशंस ना आते हो, आप नहीं पढ़ सकते अकाउंटिंग, या पढ़ेंगे भी तो बड़ी वीक अकाउंटिंग होगी, आप फंसेंगे जगहों पे। स्ट्रांग, बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना चाहते हैं आप, तो आपको उन टॉपिक्स को लिफ्ट करवानी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ती है बेटा, खुद ब खुद कुछ भी नहीं होता। मैंने कितनी मेहनत की है, सारे सोल्यूशन बना के दिए आपको, बैठ के घर में बनाए होंगे ना, टाइम लगता है, लिखें जरा बैठ के, एक्सेल पे खोलें और फाइल बनाएं, फिर उसको वर्ड पे कन्वर्ट करें, पीडीएफ में कन्वर्ट करें, तो आपको टाइम लगेगा उसमें। मैंने किसी भी क्लास के अंदर सारे क्वेश्चन थोड़ी सॉल्व करवाए, 4 ही क्वेश्चन सॉल्व होते हैं हमेशा, वो आगे वाले सोल्यूशन मैंने बनाए, मैंने आपके लिए मेहनत की, तो आपका काम है कि आप भी मेहनत करें। ये जो आपको सारी जगह पर एक साथ सारी चीजें मिल रही है ना वेबसाइट पे, ये पैसों की होती है, मुफ्त में नहीं होती है, वेबसाइट के लिए पैसे देने पड़ते हैं। मैं अपनी तरफ से कर रहा हूँ ना, तो आप अपनी एफर्ट तो डालें। ये बैठ के जो वीडियो रिकॉर्ड करके फिर इसको एडिट करके फिर इसका सब कुछ बना के यूट्यूब पे डालना बहुत मुश्किल काम है, टाइम लगता है इसमें। आप करेंगे, करने बैठेंगे आपको पता लगेगा। फिर सारा जब मैं अपनी मेहनत कर रहा हूँ, तो आपका काम है आप घर पे बैठे और प्रैक्टिस करके आए। ये 4 दिन आपके जो तारीखी दिन होने चाहिए, सही से इक्वेशन को आप कर ले, इक्वेशन खराब होगी, टाइटल्स ही नहीं निकलेंगे। आप बोलेंगे भाई सप्लाईज बढ़ रही है, कैश कम हो रहा है, या सप्लाईज बढ़ रही है, अकाउंट रिसीवेबल, ऐसे बोलना शुरू कर देंगे तो गलत टाइटल होंगे, तो फिर एनालिसिस ही गलत हो जाएगी। तो इसमें सप्लाईज बढ़ रही थी और अकाउंट लाइबिलिटी बढ़ी थी। फिर हमने कल आपको एक बात बताई थी कि आप सप्लाईज बढ़ा दो, लेकिन लाइबिलिटी का एक टाइटल हम यूज करेंगे, दैट इज अकाउंट्स पेएबल। अब नेचर लिखेंगे आप, सप्लाईज की नेचर एसिड और अकाउंट्स पेएबल की नेचर लाइबिलिटी। कल हमने डिस्कस कर लिया था, कोई नई चीज नहीं है। अच्छा, सप्लाईज भी इंक्रीज हो रही थी और आउटसाइड अगर राइट भी इंक्रीज हो रहा था। एसिड इंक्रीज होने पर क्या होता है, डेबिट, और लाइबिलिटी इंक्रीज होने पर क्या होती है, क्रेडिट। अमाउंट कितना है, 200। ये भी पुरानी ट्रांजेक्शन थी। अगली ट्रांजेक्शन देखें, हमारे पास कितनी क्लासेस है पता है, वी हैव 45 क्लासेस, वी हैव 90 आवर्स टू टीच यू दिस सब्जेक्ट। ये कोर्स पढ़ने के लिए 90 आवर्स है, बस 90 आवर्स में सारा कोर्स करवाना है हमें। और अगर मैं ये बेसिक टॉपिक्स हैं, बेसिक मतलब इस पे अकाउंटिंग खड़ी होती है, अकाउंटिंग इक्वेशन, एनालिसिस, जर्नल लेजर, ट्रायल बैलेंस, पूरा अकाउंटिंग साइकिल। ये अगर खराब कर दूं जल्दी जल्दी, या मैं करवाऊं नहीं, ये पहले नहीं करवाऊं, अगले टॉपिक्स करवाऊं, आपको और ज्यादा मुश्किल लगनी शुरू हो जाएगी। तो बेसिक टॉपिक को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैं यहाँ पे देखिए टाइम खर्च कर रहा हूँ। कौन सी क्लास है आज, 6ठी क्लास है। मैं टाइम लगा रहा हूँ इन चीजों पर, और ये सिलेबस का 0.001% भी नहीं है जो अभी हमने पढ़ा है। लेकिन अगर ये जल्दी निकाल दिया जाए और इस पर मेहनत ना की जाए, टीचर की तरफ से और स्टूडेंट की तरफ से मेहनत ना हो, फिर आगे वो फंसेंगे। इसी वजह से ये सबसे इंपॉर्टेंट टाइम है आपका। आगे जाकर बड़े बड़े टॉपिक जो मुश्किल लगते हैं स्टूडेंट्स को, बड़े बड़े टॉपिक्स, वो इनकी बेस पर, अगर आपको ये पक्के आते होंगे, इनकी बेस पर आप जल्दी पढ़ लोगे। जैसे एक टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ, करेक्शन ऑफ एरर का टेक्निकल टॉपिक है। ये अगर आप करने बैठे और आपके ये टॉपिक खराब हो, आप पूरी जिंदगी लगा दें, आपको नहीं आएगा वो, आप गलतियां ही करते रहेंगे उसमें। लेकिन अगर ये स्ट्रांग हो, जो अभी अकाउंटिंग साइकिल हम पढ़ रहे हैं, तो हम एक क्लास के अंदर करेक्शन ऑफ एरर को कंप्लीट कर सकते हैं। यानी हम लगाएंगे 2-2.5 घंटे, हमारा करेक्शन ऑफ एरर खत्म, और पेपर में बड़ा वेटेज है इसका। एक टॉपिक है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, बहुत आता है पेपर में, सिंपल है, उनके लिए सिंपल है जिनको ये अकाउंटिंग साइकिल आता हो, वरना फिर एरर हो सकता है। रट्टा कितना लगाएंगे आप, रट्टा लगाना कोई हल थोड़ी है। समझ के चीज को करेंगे लिंक बनाकर, तो फिर आप बड़ी बड़ी चीजें आपके लिए छोटी हो जाएंगी, और उसके लिए आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस लिख के करनी पड़ेगी। टेक आउट द हैंड आउट, सॉल्व द क्वेश्चंस। पहले 1 2 3 4 को 2-2 मरतबा सॉल्व करने का बोला था। जिसने 2-2 मरतबा किए हुए हैं वो जवाब दे सकते हैं मुझे, जो मैं पूछूंगा वो आंसर दे सकते हैं। जिन लोगों ने लेक्चर नहीं लिए हुए या वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए हुए, उनको मुश्किल होगी। अगर आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो उसके मैंने रीजन बताए क्या रीजन है, और आप जवाब दे पा रहे हैं तो उसका रीजन आपको पता है क्या है। ओके, रेंडर सर्विस ऑन अकाउंट एंड बिल फॉर इंस्टेंस 750। इक्वेशन में क्या हुआ था, देखिए पहला सवाल ही इक्वेशन से रिलेटेड है, क्योंकि टाइटल इक्वेशन में से निकलते हैं। बताइए बेटा, बड़ा था और कैपिटल बड़ा था, लेकिन हम यहाँ पर
अकाउंट रिसीवेबल तो बढ़ाएंगे, लेकिन हम कैपिटल बढ़ाने के बजाय यहाँ पर क्या लिखेंगे, ऑन कैपिटल बढ़ाने के बजाय हम रेवेन्यू का डाटा लिखेंगे, और रेवेन्यू के लिए डिफरेंट टाइटल्स हैं, उनमें से हम कौन सा टाइटल यूज करेंगे, फी इनकम का टाइटल यूज करेंगे। हमने क्या किया, हमने कैपिटल की जगह पे रेवेन्यू का डाटा मेंटेन कर लिया, ताकि हम साल के दौरान, साल के एंड में प्रॉफिटेबिलिटी निकाल सके, रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस को लेस कर सके, और ये रेवेन्यू साल के एंड में जाके कैपिटल में ऐड हो जाएगी। अकाउंट रिसीवेबल की नेचर, एसिड और फी इनकम की नेचर, रेवेन्यू। इसके बाद इंक्रीज डिक्रीज, अकाउंट रिसीवेबल इंक्रीज हो रहा है और रेवेन्यू भी इंक्रीज हो रही है। अच्छा, आप कल क्लास में नहीं थी, परसों थी, ये हम क्या कर रहे हैं पता है आपको, पहली क्लास है आपकी, अकाउंटिंग पढ़ी है कभी? हाँ, तो सारे प्रीवियस लेक्चर आप पढ़ लीजिएगा पहले। हम लोगों ने ये डायरेक्ट किया है काम, डेबिट क्या है, क्रेडिट क्या है, मैंने बताया आपको, मैंने आपको बताया टाइटल्स कहाँ से आ रहे हैं, ये जो टाइटल्स है कहाँ से आ रहे हैं आपको पता है, इक्वेशन में से, इक्वेशन पूरी पढ़ी है हमने, इक्वेशन में टाइटल कैसे बढ़ाते हैं कम करते हैं सब पढ़ा है ना हमने, वो सारी चीजें कर लीजिएगा भाई। एसिड इंक्रीज होने पर क्या होता है, डेबिट, 2 मिनट, और रेवेन्यू इंक्रीज होने पर क्या होती है, क्रेडिट। मुझे बहुत तकलीफ होती है अगर कोई स्टूडेंट बैठा हुआ उसको प्रीवियस आता ना हो और वो उसे समझ में ना आ रहा हो, जाहिर सी बात है वो बेचारा ये समझेगा कि टॉपिक मुश्किल है, नहीं समझ में आएगा, ऐसे समझ में थोड़ी आएगा, आप थोड़ा सा बता दें, उसको पूरा टॉपिक पढ़ के सॉल्व करने पड़ेंगे क्वेश्चन इक्वेशन के। और आप मुझे बताएं 45 क्लासेज हैं, क्या मैं रुक सकता हूं कि भाई आज हम नहीं पढ़ेंगे, आज आप प्रीवियस वाली प्रैक्टिस कर लो? अगर मैं यहाँ रुक गया तो फिर तो मेरे आवर्स यहाँ से जाया हो जाएंगे, फिर आगे हमें टाइम थोड़ी मिलेगा। ये जितने भी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन होती है ना, इसमें स्टूडेंट को ऑटो होना चाहिए। ऑटो होने का मतलब है भाई चीज हुई फौरी तौर पर उसको आप अपडेट कर लें, छुट्टी ना करें, लेट ना आए, ये चीजें सारी आपकी हेल्प करेंगी। अमाउंट कितना था बेटा, 750, ये देखिए 750 अमाउंट, ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। अब आओ, इस पूरे क्वेश्चन में अभी तक हमने कितनी न्यू ट्रांजेक्शंस पढ़ी हैं, सिर्फ एक, ट्रांजेक्शन नंबर 3, जिसमें हमने क्या देखा कि हमने कैपिटल को कम करने के बजाय किसको लिखा है, ऑफिस रेंट एक्सपेंस। अब आ जाए 7 ट्रांजेक्शन में, दिस इज द न्यू ट्रांजेक्शन, क्या लिखा हुआ है, विथड्रॉ कैश फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाला है। क्या किया था इक्वेशन में, कैश कम किया था और ओनर का राइट कम किया था, लेकिन हम यहां पर अब कैश तो कम करेंगे लेकिन ओनर का राइट कम नहीं करेंगे, बल्कि उसकी जगह पे ड्राइंग का डाटा मेंटेन करेंगे। अब इधर एक सवाल है, सोच के जवाब दीजिएगा, मैंने आपको पीछे चीजें बताई हुई हैं, आप जवाब दे सकते हैं, जो मेहनत करेगा वो हर काम कर सकता है। बात सुने गौर से, मुझे ये बताएं, ये जो ड्राइंग ऑनर ने की है क्या ये एक्सपेंस है? एक्सपेंस क्यों नहीं है? तो एक्सपेंस क्यों नहीं है? पर्सनल यूज के लिए तो है, उसको और एक्सप्लेन करें, ऐसे नहीं होता एक्सप्लेन, हैंड रेस करेंगे आप, हैंड रेस करके आंसर देंगे, सही है? 6-7 क्लास नहीं, कहां पर यूज किया, बिजनेस में यूज किया। यानी एक्सपेंस के क्राइटेरिया आपको बताया था कि एक्सपेंस वो कॉस्ट होती है जो एक्सपायर हो कहां पर, बिजनेस में, और बिजनेस में बेनिफिट दे। अब इन्होंने जो बोला है कि पर्सनल यूज हुआ है, उसको एक्सप्लेन इस तरीके से करेंगे, बात वही है। लेकिन अगर आप ये बोल देंगे हमने पर्सनल यूज के लिए निकाला है इस वजह से ये एक्सपेंस नहीं है, तो एग्जामिनर एक्सेप्ट नहीं करेगा। आपको ये एक्सपेंस के क्राइटेरिया पर इससे जांचना है कि ये एक्सपेंस है या नहीं, तो आप एक्सपेंस को जाके देखेंगे। एक्सपेंस वो होता है जो बिजनेस में कंज्यूम हो और बिजनेस में बेनिफिट्स प्रोवाइड करे। जैसे हम सप्लाईज परचेज करते हैं, यूज कर ली बिजनेस में, तो ये बिजनेस का एक्सपेंस बन गया। क्यों? बिजनेस में इस्तेमाल हुआ, बिजनेस को फायदा हुआ। लेकिन ये जो ड्राइंग हो रही है, ये पैसा कहाँ जा रहा है? घर पर जा रहा है। आगे आ जाओ बेटा, पीछे नहीं बैठो, आगे आओ। हाँ, आप आगे आ जाओ। जो पैसा बिजनेस में इस्तेमाल ही नहीं हुआ, ये कहाँ इस्तेमाल हुआ है? घर पर। तो फायदे बिजनेस में हुए होंगे। तो कितनी कंडीशंस थी एक्सपेंस की? आप आगे आ जाइए बेटा, आगे बैठ जाए। यहाँ पता नहीं पीछे कैसे बैठ के पढ़ते हो। एक्सपेंस की क्या क्या कंडीशंस थी? एक्सपायर हो बिजनेस में, पहली कंडीशन। तो आप मुझे बताएं, क्या ये जो ड्राइंग हुई है ये बिजनेस में एक्सपायर हुई? नहीं। दूसरी चीज क्या थी? बिजनेस को फायदा दे। तो जब ये बिजनेस में एक्सपायरी नहीं हुई तो क्या बिजनेस को फायदा मिला? नहीं। तो एक्सपेंस की दोनों क्राइटेरिया पूरा नहीं उतरता। क्या हमने एक्सपेंस एक्सप्लेन किया था? तो जब भी आपसे पूछा जाए ना कि वेदर इट इज एक्सपेंस और नॉट, तो आप उल्टी सीधी बातें नहीं करें। आप उसके क्राइटेरिया को उस पर अप्लाई करके मुझे जवाब दें कि भाई ये क्राइटेरिया थे एक्सपेंस के, ये अप्लाई नहीं हो रहे, तो हम बोलेंगे ये एक्सपेंस नहीं है। लेकिन हम ड्राइंग को लिख रहे हैं किसकी जगह पर? कैपिटल की जगह पर। और ये एक्सपेंस नहीं है तो फिर ये क्या है? तो ऐसा अकाउंट गौर से सुन लें जो ऑनर के राइट में कमी तो करे लेकिन एक्सपेंस ना हो,
अब एक्सपेंस ऑनर के राइट में कमी करेगा साल के एंड में, ये ड्राइंग भी साल के एंड में ऑनर के राइट में से क्या होगा, लेस ही होगा, और जो रेवेन्यू है ऑनर के राइट में क्या होगी, ऐड होगी। लेकिन क्या ये ड्राइंग आप इनकम या लॉस निकालने के लिए यूज करोगे? इनकम या लॉस निकालने के लिए क्या क्या यूज करोगे? रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस। कैसे? रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस लेस कर लोगे। साल भर कैपिटल की जगह पे रेवेन्यू लिख रहे हैं हम, रेवेन्यू लिख रहे हैं ना, फी इनकम, ये फी इनकम, और साल भर कैपिटल की जगह पे एक्सपेंस भी लिख रहे हैं हम, और ड्राइंग भी लिख रहे हैं। लेकिन जब साल का एंड होगा तो रेवेन्यू में से हम क्या लेस करेंगे? सिर्फ एक्सपेंसेस और इनकम निकाल लेंगे। ड्राइंग को हम रेवेन्यू में से लेस नहीं करेंगे क्योंकि ये एक्सपेंस है ही नहीं, तो इसको हम रेवेन्यू में से लेस नहीं करेंगे। और लेकिन कैपिटल में से लेस होगा, ये कैपिटल में जाके लेस होगा। इनकम को निकालने के लिए ड्राइंग का टाइटल यूज नहीं होगा। तो ऐसा टाइटल जो कैपिटल में कमी तो करे लेकिन एक्सपेंस ना हो, उसको हम कहते हैं कॉन्ट्रा ऑनर्स इक्विटी। क्या कहते हैं? कॉन्ट्रा मतलब होता है अपोजिट, कॉन्ट्रा ऑनर्स इक्विटी मतलब ये ऑनर्स इक्विटी की अपोजिट है। ये नेचर बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके सामने कॉन्ट्रा का अकाउंट आ गया। आज से पहले अभी हमने कॉन्ट्रा के बारे में बात नहीं की थी। हमने बोला था 5 टाइप के अकाउंट्स होते हैं। कौन कौन से? एसेट, लायबिलिटी, ऑनर्स इक्विटी, रेवेन्यू और एक्सपेंस। आज आपके सामने आ गया कॉन्ट्रा ऑनर्स इक्विटी, ऑनर इक्विटी के उलट। जिस तरीके से ये कॉन्ट्रा ऑनर इक्विटी आया है ना, इस तरीके से कॉन्ट्रा एसेट भी होता है, वो फ्यूचर में दिखाऊंगा मैं आपको। कॉन्ट्रा रेवेन्यू भी होता है, कॉन्ट्रा एक्सपेंस भी होता है। हर अकाउंट का कॉन्ट्रा मौजूद है, लेकिन अभी हमने कॉन्ट्रा किसका लिखा है? ऑनर्स इक्विटी का। अब हमको एक्सपेंस क्यों नहीं बोला, उसका रीजन तो हमें मालूम है, और एक्सपेंस ना होने की वजह से ये क्या बन गया? कॉन्ट्रा ऑनर्स इक्विटी। और ये जाकर साल के एंड में ऑनर के राइट में से लेस होगा। इसकी नेचर क्या है? एसेट। अब देखिए ये कॉन्ट्रा ऑनर इक्विटी का मतलब क्या है? ड्राइंग का मतलब क्या है? विड्रॉल ऑफ एसेट फॉर पर्सनल यूज इन एंटीसिपेशन ऑफ प्रॉफिट। आप बिजनेस स्टार्ट किया, आपने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर दी। क्या आपने ये बिजनेस में जो इन्वेस्टमेंट किया इसको निकाले घर पे यूज करना अच्छी बात है? नहीं ना, तो बिजनेस ही आप कैसे चलेगा? लेकिन आपको निकालने पड़ते हैं ये पैसे। तो आप जब पैसा बिजनेस से निकालेंगे तो आपके माइंड में क्या होगा? बिजनेस क्यों कर रहे हो? घर चलाने के लिए। लेकिन घर कौन से पैसे से चलाओगे? जो इन्वेस्ट किया उससे या जो प्रॉफिट होगा उससे? नहीं, प्रॉफिट तो अभी नहीं हुआ, लेकिन घर में जरूरत पड़ गई तो आप पैसा निकाल के लेके जाओगे। तो आपके माइंड में क्या होगा? फ्यूचर में जो प्रॉफिट होगा ना, वो फिर मैं इसकी जगह पे डाल दूंगा। तो ये ड्राइंग का यही कॉन्सेप्ट है। ड्राइंग मीन्स कि आप पर्सनल यूज के लिए एसेट जो विड्रॉ कर रहे हैं, उसको विड्रॉ करते वक्त माइंड में आपके ये है कि ये मैं वो एसेट विड्रॉ नहीं कर रहा हूँ जो इन्वेस्ट किया था, बल्कि जो प्रॉफिट होगा फ्यूचर में उसको मैं एडवांस में निकाल रहा हूँ और बाद में भी प्रॉफिट इसकी जगह पे डाल दूंगा। ये होता है ड्राइंग। और इसकी नेचर क्या है? कॉन्ट्रा ऑनर इक्विटी। तो ड्राइंग की डेफिनेशन क्या हुई? विड्रॉल ऑफ एसेट। अब मुझे बताएं, विड्रॉल का अमल बढ़ रहा है कम हो रहा है? ये गौर से सुनना था सारा। मुझे बताएं, विड्रॉल का अमल बढ़ रहा है या कम हो रहा है? बढ़ रहा है। विड्रॉल का अमल बढ़ रहा है, जो जाके कैपिटल में क्या करेगा? फ्यूचर में कमी करेगा। इसी वजह से हम यहां लिखेंगे इंक्रीज। ड्राइंग इंक्रीज हो रही है क्योंकि हमने यहाँ पे किसका डाटा मेंटेन किया? कैपिटल का, ड्राइंग का। ड्राइंग का तो हम ड्राइंग के बारे में लिखेंगे ना कि वो बढ़ रही है या कम हो रही है। कैपिटल के बारे में लिखेंगे, ड्राइंग के बारे में लिखेंगे। ड्राइंग बढ़ रही है। और अगली चीज देखिए, पहली चीज क्या बताई? ड्राइंग एक्सपेंस नहीं है, कॉन्ट्रा ऑनर्स इक्विटी। याद कर लीजिएगा इसको। दूसरी चीज, ड्राइंग कम नहीं होगी, बढ़ेगी, और कैपिटल में फ्यूचर में कमी करेगी, ये बढ़ेगी। और कॉन्ट्रा का मतलब क्या होता है? अपोजिट। जब अपोजिट है ये ऑनर इक्विटी की, तो रूल भी उल्टे हो जाएंगे इसके, रूल उल्टे हो जाएंगे। ऑनर इक्विटी बढ़ती है तो क्या होती है? क्रेडिट। लेकिन ये बढ़ेगा तो ये क्रेडिट नहीं होगा, डेबिट होगा। इसका मतलब है जब भी कोई कॉन्ट्रा आएगा उसके रूल उल्टे कर देंगे हम। तो अगर 5 टाइप के अकाउंट्स हैं और अगर 5 टाइप के कॉन्ट्रा आ गए तो पूरा रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट उल्टा करके लगाना है उसमें। जैसे कॉन्ट्रा एसेट अगर आएगा फ्यूचर में, तो एसेट बढ़ता है तो क्या होता है? डेबिट। कॉन्ट्रा एसेट बढ़ेगा तो डेबिट नहीं होगा, वो क्रेडिट होगा। इस तरीके से किसी भी चीज का कॉन्ट्रा आया तो दिमाग में रखना है कि रूल उल्टे कर देने उसमें, क्योंकि अपोजिट है ना वो। अमाउंट कितना है? 100। अब आपको मैंने बात तो समझा दी है, लेकिन अब आप याद रखें, जब भी ड्राइंग को रिकॉर्ड करेंगे नेचर ऑन ये लिख दीजिएगा, इंक्रीज करके डेबिट कर देना है, हमेशा यही होगा। लेकिन हमने समझाया है थोड़ा सा। अच्छा, एसिड कैश एसिड है, क्या हो रहा है? डिक्रीज, क्योंकि हमने विड्रॉ कर लिया, और डिक्रीज होने पर क्या होगा? क्रेडिट। और अमाउंट कितना आएगा? 100। अच्छा ये बताइए कि हमने कितनी नई बातें कर ली इस क्वेश्चन में एनालिसिस के बाद? एक तो हमने ये बात की कि जब भी एक्सपेंस आएगा तो हम कैपिटल कम करने के बजाय एक्सपेंस का नाम लिखेंगे और एक्सपेंस का अलग से डाटा मेंटेन करेंगे, और ये एक्सपेंस जाके कैपिटल में से लेस हो जाएगा। तो हमने ये डाटा कैपिटल का नहीं, एक्सपेंस का रिकॉर्ड किया। फिर दूसरी बात हमने यहाँ पर पढ़ी एक नई बात कि जब भी ड्राइंग होगी हम कैपिटल को कम करने के बजाय ड्राइंग का डाटा लिखेंगे। और ड्राइंग एक्सपेंस नहीं है, ड्राइंग कॉन्ट्रा ऑनर्स इक्विटी है। और क्योंकि ड्राइंग का डाटा मेंटेन हो रहा है तो ड्राइंग बढ़ रही है, और ड्राइंग को बढ़ाएंगे
तो रूल उल्टा कर लेंगे, ऑनर इक्विटी नहीं है ये कॉन्ट्रा ऑनर इक्विटी, तो रूल उल्टा होगा, तो फिर ये बढ़कर डेबिट हो जाएगा। बस ये इंपॉर्टेंट बातें थी। बाकी दो आखिरी की ट्रांजेक्शन बहुत ईजी है। ईजी मतलब खुद ही कर लोगे तुम लोग, अगर मैं अभी छोड़ भी दूं खुद ही कर लोगे तुम लोग, अगर तुम्हें प्रीवियस चीजें आती हैं तो। हर बात जो मैं बोलता हूं ना कि तुम लोग कर लोगे या ये है वो है, ये तमाम उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जिन लोगों ने पूरे लेक्चर लेकर सारी राइटिंग में प्रैक्टिस की हुई है। उन लोगों के लिए नहीं है जिन लोगों ने पीछे जो है डंडियां मारी हुई है, उनको नहीं, उनके लिए बातें नहीं होती है। यानी मैं डिस्कशन ही उनसे कर रहा हूं, तो प्लीज आप भी उनमें शामिल हो। पेड कैश ₹100 टू रैक्सिन कंपनी, ये जो ट्रांजेक्शन थी इसमें हमने क्या किया था इक्वेशन, क्या चीज, कैश बढ़ाया था, कैश कम किया था और लायबिलिटी कम की थी। कैश कम किया था और लायबिलिटी कम की थी। अब आप यहां पर भी यही करेंगे, लेकिन लायबिलिटी को हम क्या लिखते हैं, अकाउंट्स पेबल। तो हम यहां लिखेंगे लायबिलिटी अकाउंट्स पेबल कम करनी है और कैश भी कम करना है। अच्छा, अकाउंट पेबल की नेचर लायबिलिटी और कैश की नेचर एसेट। अब मुझे बता, लायबिलिटी पे करती तो कम हो रही थी बढ़ रही थी, डिक्रीज, और कैश भी क्या हो रहा था, डिक्रीज। लायबिलिटी डिक्रीज होती है तो डेबिट होगी, क्रेडिट इंक्रीज होने पे क्रेडिट होती है ना, डिक्रीज होने पे डेबिट होगी, और ऐसे डिक्रीज होगा तो क्रेडिट। ये हमारा अमाउंट आ गया ₹100, इसका अमाउंट है। अभी जब मैं ये एनालिसिस करवा दूंगा ना, मैं आपको अगले टॉपिक में लेके जा रहा हूं। अभी तो अगले टॉपिक में आपको एक चीज नजर आएगी। अगला टॉपिक मतलब इसी से कनेक्टेड अगला स्टेप है रिकॉर्डिंग वाला। कल दिखाया था ना मैंने आपको अकाउंटिंग साइकिल के पहले एनालिसिस करेंगे फिर रिकॉर्डिंग करेंगे, तो अभी हम रिकॉर्डिंग करेंगे। अगर ये एनालिसिस मैं आपको ना दिखाऊं और डायरेक्ट रिकॉर्डिंग करवाऊं तो आपको रिकॉर्डिंग करनी नहीं आएगी, गलतियां होंगी। अभी आपको ये पीछे पता है, अब एक बंदा नया आए, हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, हम डायरेक्ट लिख रहे होंगे। रिकॉर्डिंग में क्या लिख रहे होंगे आप बताइए, रिकॉर्डिंग में हम डायरेक्ट क्या लिख रहे होंगे भाई, ये लिख रहे होंगे कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट। अब वो बंदा क्या पूछेगा, ये कहां से डेबिट क्या क्रेडिट, तो ये इसकी डिटेल ये रही, ये हम एनालिसिस में यही तो सीख रहे हैं। अब वो यहां पर कोई बंदा पूछे ये टाइटल कहां से आ रहे हैं, तो इसकी डिटेल कहां है, इक्वेशन में। इक्वेशन में जो हमने काम किया उसकी डिटेल क्या है, वो जो थ्योरी पढ़ी थी हमने, तो वो सारा लिंक्ड है। प्लीज आखिरी ट्रांजेक्शन, रिसीव कैश ₹500 फ्रॉम उल्फत एंड सन्स। उल्फत एंड सन्स से पैसा ले लिया, क्या किया था इक्वेशन, कैश बढ़ाया था और अकाउंट रिसीवेबल कम किया था। यहां भी वही करेंगे, ये सिंपल ट्रांजेक्शन है आखिरी की दो, कैश बढ़ाएंगे और अकाउंट्स रिसीवेबल कम कर देंगे। एसेट, अब नेचर बताओ, कैश की नेचर एसेट, इसकी नेचर भी एसेट। कैश क्या हो रहा है, कलेक्ट हो रहा है तो इंक्रीज हो जाएगा, बातें नहीं करेंगे, और अकाउंट रिसीवेबल डिक्रीज हो जाएगा। रूल लगाएं, एसेट इंक्रीज होने पर डेबिट होता है और डिक्रीज होने पर क्रेडिट होता है ₹500। तो देखिए ये हो गया सिंपल काम। एनालिसिस देखिए मैंने आगे वाली भी सॉल्व की हुई सारी, ये मैं आपको सेंड कर दूंगा आज। अब आप लोगों का काम क्या है, इक्वेशन तो कर ही लें, उसके बाद और इक्वेशन में लाजमी एंड में टाइटल लिखिएगा वो जो मैंने लिखवाए थे, फिर एनालिसिस परफॉर्म करेंगे आप। अगर आप अच्छी प्रैक्टिस चाहते हैं तो पहले इन चारों को खुद से कर लें, समझ में तो आपको आ गया। अब आप क्या करें, क्वेश्चन निकालें और इन चारों की एनालिसिस रजिस्टर में करें, फिर आगे हर दिन मतलब सुबह बैठे 1-2 कर ली, शाम में बैठे 1-2 कर ली, इस तरीके से एनालिसिस आप पूरी परफॉर्म करेंगे तो आपको फिर समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से हम इसको करते हैं। अब हमने ये परफॉर्म क्यों किया, एनालिसिस क्यों किया हमने, क्या रीजन था इसका, हमें रिकॉर्डिंग करनी थी। देखिए मैं आपको दिखाता हूं, इसमें कल जो मैंने आपको अकाउंटिंग साइकिल के बारे में बताया था ना, उसमें यह था कि अकाउंटिंग साइकिल में पहला स्टेप है जनरलाइजिंग। जनरलाइजिंग का मतलब होता है जो जो ट्रांजेक्शन हो रही है उनको रिकॉर्ड करना है। क्या हमने ट्रांजेक्शन को अकाउंटिंग इक्वेशन में रिकॉर्ड किया था, लेकिन उसमें मसाइल हैं। एक मसला मैंने आपके साथ डिस्कस किया हुआ है कि रेवेन्यू एक्सपेंस का अलग से डाटा नहीं है, और भी मसाइल है उसमें, उसको मैंने वो इतनी इफेक्टिव नहीं है जितने इफेक्टिव आगे वाले मेथड्स होंगे। अभी हम देखेंगे आगे, जब पढ़ोगे तो आप खुद बोलोगे हाँ इक्वेशन से ज़्यादा डिटेल्स ही नहीं है। अब जनरलाइजिंग आप पढ़ेंगे, जनरलाइजिंग में पहला स्टेप मैंने आपको सिखाया है एनालिसिस, हाउ टू डिटरमिन व्हाट इज बीइंग डेबिटेड एंड व्हाट इज बीइंग क्रेडिटेड। अब रिकॉर्डिंग करेंगे हम, रिकॉर्डिंग बहुत आसान है, तो रिकॉर्डिंग में आपको क्या करना है, जस्ट डेबिट को डेबिट में, क्रेडिट को क्रेडिट में लिख देना। असल चीज ये है कि आपको पहले एनालाइज करनी है ट्रांजेक्शन, फिर उसके बाद रिकॉर्ड होगी। अगर आपने एनालाइज किए बगैर रिकॉर्डिंग की तो हो सकता है उसमें एरर हो जाए। सही है, तो अभी हम जा रहे हैं कहां पर, रिकॉर्डिंग की तरफ। तो
उससे पहले मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा, आप गौर से सुनिएगा। अच्छा बेटा, तो अभी हमने प्रीवियसली क्या पढ़ लिया कि हम ट्रांजैक्शंस को एनालाइज कैसे करेंगे, ये कैसे मालूम करेंगे क्या डेबिट हो रहा है क्या क्रेडिट हो रहा है। देखिए अभी ज़्यादा टाइम नहीं गुजरा है, यू कैन मैनेज इट। कितने घंटे हुए हमें? 10 घंटे प्रीवियस क्लासेस के। टाइम ज़्यादा नहीं गुजरा है, आराम से स्टडी करके अपने आप को बराबर कर सकते हो। जैसे जैसे क्लासेस आगे बढ़ेंगी काम करना मुश्किल हो जाएगा। अभी ये तो दूसरे सेक्शन वाले हैं, ये तो दूसरे हैं ना इकोनॉमिक्स वाले, और ये अभी कम इन्होंने हल्का हाथ रखा हुआ होगा, लेकिन हम लोग के पास प्रैक्टिस का काम होता है, प्रैक्टिस के बारे में हम सीख नहीं सकते, तो हमें काम करना पड़ता है घर जाके भी। तो आप लोग अभी ये टाइम यूटिलाइज कर सकते हो और अपने आप को बराबर कर लो। अकाउंटिंग में हर दिन का काम उसी दिन करना है। BCRW में आप आगे जाके ज़्यादा स्टडी भी कर लोगे, क्योंकि उसमें आपको प्रैक्टिस नहीं करनी ना, रीडिंग करनी है। रीडिंग करके कॉन्सेप्ट बनाने, नोट बनाने में, नोट्स बने हुए भी मिल जाएंगे आपको, लेकिन इसमें तो आपको खुद से लिख लिख के प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके फिर आप पेपर में अच्छा परफॉर्म कर सकेंगे। तो अभी आप अपने टाइम को यूटिलाइज कर लीजिएगा ये 4 दिन अच्छी तरीके से बेटा। ओके नाउ सी, वी आर गोइंग टू जनरलाइज द ट्रांजिशन एंड जनरलाइजिंग मीन्स वी आर गोइंग टू रिकॉर्ड इट। अब हमें यह पढ़ना है कि जनरलाइजिंग क्या है। तो जनरलाइजिंग असल में रिकॉर्डिंग को ही कहते हैं, लेकिन इसको पूरे तरीके से सही तरीके से कैसे एक्सप्लेन करेंगे ये यहाँ मैंने इसकी डेफिनेशन लिखी है। अब सुनिएगा जरा क्या मतलब है इसका। जनरलाइजिंग अगर आपसे पूछे कोई, आप अगर सिर्फ ये बोलते हैं ना कि जनरलाइजिंग का मतलब रिकॉर्डिंग होता है, तो इनकम्प्लीट बात है। सबसे पहला सवाल ये पैदा होगा ना कि जनरलाइजिंग में हम रिकॉर्डिंग करेंगे, कहाँ रिकॉर्डिंग करेंगे? तो उसका जवाब है कि रिकॉर्डिंग होगी जर्नल्स में, यानी जिस जगह पर ट्रांजिशन जिंदगी में फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड होती है उस जगह को हम क्या कहते हैं? जर्नल्स। तो मैं आपको अभी जर्नल्स दिखाऊंगा और हम लोग भी ट्रांजिशन जर्नल में ही रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन जर्नल में रिकॉर्ड करने से पहले एनालाइज करनी पड़ेगी। तो जनरलाइजिंग क्या है? एक ऐसा प्रोसेस जिसकी मदद से हम ट्रांजिशन को रिकॉर्ड करते हैं। मतलब अगर कोई इवेंट ट्रांजिशन ना हो तो उसको रिकॉर्ड नहीं करते। किसको रिकॉर्ड करते हैं? ट्रांजिशन को। अगर इवेंट ट्रांजिशन है ही नहीं तो पेपर में अगर वो दे दे आपको कोई ऐसा इवेंट जो ट्रांजिशन ही नहीं है तो आप उसे रिकॉर्ड नहीं करना, पता चला उसको भी रिकॉर्ड करके बैठ गए। रिकॉर्ड सिर्फ वो होंगी जो ट्रांजिशन है, पहले देखना है ये ट्रांजिशन है या नहीं। कल मैंने आपको बताया था कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे, और पढ़ते पढ़ते आपको खुद ही अंदाजे हो जाएंगे कि यार ये ट्रांजिशन ये होती है, ये ट्रांजिशन नहीं होती। ट्रांजिशन को हम क्या करेंगे? रिकॉर्ड। प्रोसेस क्यों बोल रहे हैं इसको? प्रोसेस क्या होता है? जिसमें बहुत सारे स्टेप्स हो, बार बार परफॉर्म हो रहा हो। तो ये जो ट्रांजिशन को रिकॉर्ड करने का प्रोसेस है ये एक दफा का नहीं होगा, दिन भर ट्रांजिशन होती रहेंगे, आप परफॉर्म करते रहेंगे, आप उसकी रिकॉर्डिंग करते रहेंगे। इस वजह से कह रहे हैं प्रोसेस है, बार बार आपको रिकॉर्डिंग करनी पड़ेगी। मतलब प्रैक्टिकल लाइफ में अगर आप अकाउंटेंट हुए, ट्रांजिशन होगी आपको रिकॉर्ड करनी। ट्रांजिशन होगी क्या? एक आध ट्रांजिशन होती होगी दिन में, क्या सैकड़ों ट्रांजिशन होती है, आप रिकॉर्ड करते रहेंगे। इस वजह से प्रोसेस कह रहा है। क्या इस प्रोसेस में क्या करेंगे? ट्रांजिशन को रिकॉर्ड करेंगे। कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? जर्नल्स में। और कैसे रिकॉर्ड करेंगे? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या होता है कि पहले जनवरी 1 की रिकॉर्ड होगी, फिर जनवरी 5 की रिकॉर्ड होगी। अगर पहली एक ट्रांजिशन जनवरी 1 की है, दूसरी जनवरी 5 की है, तो आप पहले जनवरी 1 की रिकॉर्ड करेंगे ना, फिर जनवरी 5 की रिकॉर्ड करेंगे। इसे कहते हैं डेट वाइज। क्रोनोलॉजिकल को आप सिंपल वर्ड्स में क्या कह सकते हैं? डेट वाइज रिकॉर्डिंग होगी। अगर आपने जर्नल में डेट वाइज रिकॉर्डिंग नहीं की, बल्कि बाद वाली डेट्स की पहले रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और पहले वाली डेट की बाद में रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो फिर ये जनरलाइजिंग गलत है। तो जनरलाइजिंग की डेफिनेशन में कितने एलिमेंट्स हैं? 5। अगर आपने इन 5 में से किसी एक को भी शॉर्ट किया, डेफिनेशन इनकम्प्लीट हो जाएगी। खास तौर पर चलें प्रोसेस को अगर आप ना भी बोलें तो ये आपको लाजमी बोलना है। ट्रांजिशन को पहली चीज ट्रांजिशन, दूसरी चीज रिकॉर्ड करेंगे, तीसरी चीज जर्नल्स में रिकॉर्ड करेंगे। ट्रांजिशन और भी जगहों पे रिकॉर्ड होती हैं, अगर वहां दूसरी जगह मैं आपको बताऊंगा आगे, वहां रिकॉर्ड करोगे ना ट्रांजिशन को, तो उसे जनरलाइजिंग थोड़ी कहेंगे, उसका नाम अलग होगा। इसी वजह से हम बोल रहे हैं सारे वर्ड्स बोलने पड़ेंगे। ट्रांजिशन रिकॉर्ड होगी कहां? जर्नल्स में। और डेट वाइज रिकॉर्ड होगी तो वो क्या कहलाएगी? जनरलाइजिंग। अब फ्यूचर में मैं आपसे पूछूं व्हाट इज जनरलाइजिंग, तो आप बोले रिकॉर्डिंग, तो गलत होगी ना बात आपकी। रिकॉर्डिंग तो और भी जगहों पे होती है, आपको पूरी बात बोलनी है। ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे जर्नल्स में डेट वाइज। ये मैंने पहली और आखिरी मरतबा आपको जनरलाइजिंग की डेफिनेशन बता दी। अब आप इसको याद रखिएगा, सही है? तो इसमें गलती नहीं करनी ना स्टूडेंट। ये डेफिनेशन क्यों आए हम इतनी जोर दे रहे हैं? इसमें गलती क्या करते हैं? जो ट्रांजेक्शन ना हो उसे भी रिकॉर्ड कर देता है। दूसरी चीज डेट वाइज ना करे तो गलत हो गया, और जर्नल के अलावा कहीं और रिकॉर्ड कर रहा है तो उसको जनरलाइजिंग बोलना शुरू कर देता है, तो ये गलत बात हो जाएगी। तो अब दिमाग में क्या आ रहा है? ये जर्नल्स क्या हैं? सही है, तो जर्नल वो जगह है जहां पर ट्रांजिशन को हम क्या करते हैं?
रिकॉर्ड करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, बुक ऑफ प्राइम एंट्री। क्या बोलते हैं, बुक ऑफ प्राइम एंट्री या बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ये जर्नल के तीन नाम है। आप इनको जर्नल्स कह लो या बुक ऑफ प्राइम एंट्री कह लो या ओरिजिनल एंट्री कह लो, एक ही बात है, तीनों एक ही चीज। लेकिन हम लोग क्या कहेंगे, जर्नल्स। अमेरिकन कहते हैं जर्नल्स, ब्रिटिशर कहते हैं बुक्स। जर्नल और बुक एक ही चीज के दो नाम है। जर्नल कहो, बुक कहो, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री कहो या बुक ऑफ प्राइम एंट्री कहो, एक ही बात है, सारे लिख दिए। अब मैं इनकी काइंड्स बता रहा हूं आपको। अब आप किसी से पूछे ना कि ट्रांजिशन क्या है, तो वो ये जवाब दे सकता है आपको, जो कि गलत है। वो बोलेगा जनरलाइजिंग क्या है। अगर आप किसी से पूछें तो वो जवाब क्या देगा, देखिए जवाब देगा, पूछिएगा, हो सकता है वो सही जवाब दे, हो सकता है ये जवाब दे। ये बोले भाई जनरलाइजिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी मदद से हम ट्रांजेक्शंस को जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। ये गलत डेफिनेशन है। उसकी वजह यह है कि सिर्फ जर्नल में ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं होती। जर्नल सिर्फ जर्नल नहीं है। आज हम जर्नल पढ़ेंगे, लेकिन जर्नल और भी टाइप के हैं। कैश बुक भी एक जर्नल है, पेटी कैश बुक भी एक जर्नल है, कैश रिसीट जर्नल भी एक जर्नल है, कैश पेमेंट जर्नल भी एक जर्नल है, सेल्स जर्नल भी एक जर्नल है, सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल भी एक जर्नल है, परचेज रिटर्न अलाउंस जर्नल, ये सारे जर्नल्स के नाम है। और जर्नल भी एक जर्नल है। इन जर्नल में से कहीं भी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करोगे तो उसको क्या कहेंगे, उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, जर्नलाइजिंग। तो अगर कोई कहे कि जर्नलाइजिंग ऐसा प्रोसेस है जिसकी वजह से हम जर्नल में ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं, तो उसकी बात इनकम्प्लीट है। और इनकम्प्लीट बात क्या होती है, गलत होती है, क्योंकि वो तो सिर्फ जर्नल की बोल रहा है। तो आप बोलेंगे क्या कैश बुक जर्नल नहीं है, बोलेगा हाँ कैश बुक जर्नल है पहले, लेकिन उसमें क्या जर्नलाइजिंग नहीं होती। बोलेगा कैश बुक जर्नल तो है लेकिन जर्नलाइजिंग थोड़ी होती है उसमें, वो ये बोले तो गलत है ना बात। अब मैं आपको यहाँ पर यही चीज दिखा रहा हूँ कि देखिए कितने किस्म के जर्नल्स हैं। जर्नल एक जर्नल है, और दूसरा जर्नल कहलाता है स्पेशल जर्नल। जर्नल एक ऐसा जर्नल है जिसमें हर किस्म की ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो सकती है। जब भी हम पहले इसको पढ़ेंगे, जो भी ट्रांजेक्शन आएगी हम जर्नल में रिकॉर्ड कर लेंगे। लेकिन स्पेशल जर्नल ऐसे जर्नल्स होते हैं जिसमें मखसूस किस्म की ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होती है। मिसाल के तौर पर कैश बुक एक जर्नल है, पढ़ेंगे आप आगे। उसमें सिर्फ वो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होंगी जिसमें कैश हो। कैश नहीं होगा, कैश या बैंक हो, तो ट्रांजेक्शन कैश बुक में नहीं जाएगी। मिसाल के तौर पर मैं ट्रांजेक्शन बोल रहा हूं, इन्वेस्टेड फर्नीचर इन द बिजनेस, इसमें कैश है, क्या क्या टाइटल आएंगे इसमें, फर्नीचर। और फर्नीचर इन्वेस्ट किया है 1 लाख का बिजनेस में, इसमें टाइटल्स क्या आएंगे एनालिसिस के, फर्नीचर और कैपिटल। फर्नीचर और कैपिटल, तो क्या इसमें कैश का टाइटल है? तो ऐसी ट्रांजेक्शन कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हो सकती। हालांकि कैश बुक एक जर्नल है, लेकिन ये ट्रांजेक्शन जर्नल में रिकॉर्ड हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, हर किस्म की ट्रांजेक्शन को जर्नल में रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन स्पेशल जर्नल में मखसूस किस्म की ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होगी। अब मैं एक और एग्जांपल दे रहा हूं आपको, गौर से सुनिएगा। एक जर्नल है सेल्स जर्नल, बाद में पढ़ेंगे हम इसको, अभी तो मैं ऐसे ही बता रहा हूं। सेल्स जर्नल, इसमें सिर्फ वो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होती है जिसमें मर्चेंडाइज बेची जाए और उधार पे बेची जाए। यानी अगर आप मर्चेंडाइज सेल कर रहे हैं और कैश में सेल कर रहे हैं तो सेल जर्नल में नहीं आएगी, वो कैश बुक में जाएगी, क्योंकि कैश वाली ट्रांजेक्शन है। तो इस तरीके से आगे हम आपको डिस्टिंक्शन करवाएंगे किस किस जर्नल में कौन कौन सी ट्रांजेक्शन जाती है। लेकिन अभी काइंड्स ऑफ जर्नल को बताने का मकसद क्या था, देखिए ये सारे जर्नल्स आ गए, और एक और भी है, क्या क्या नाम लिखे हुए, कैश रिसीट जर्नल, कैश पेमेंट जर्नल, पेटी कैश बुक, सेल जर्नल, सेल रिटर्न अलाउंस जर्नल, परचेज रिटर्न अलाउंस जर्नल, सारे जर्नल सही। इनमें से किसी में भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करो या जर्नल में ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करो, ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, जर्नलाइजिंग। इट मींस वी कैन परफॉर्म जर्नलाइजिंग इन ऑल दीज जर्नल्स, बट वी आर गोइंग टू परफॉर्म जर्नलाइजिंग इन जर्नल राइट नाउ। तो हम असल में पढ़ेंगे जर्नल। तो होता यह है कि स्टूडेंट शुरू में पढ़ता ही जर्नल है, और टीचर बोलता है आज हम जर्नलाइजिंग सीखेंगे, तो आइए जर्नल पढ़ते हैं। तो बेचारा क्या समझ जाता है कि जर्नलाइजिंग होती ही किसमें, जर्नल में। तो ये गलत हो गई ना बात। फिर बाद में वो कैश बुक पढ़ता है, टीचर उस वक्त ये नहीं बताता कि कैश बुक में भी जर्नलाइजिंग ही हो रही है, वो समझता है बस कैश बुक एक टॉपिक है, मैं पढ़ रहा हूँ। तो ऐसी बात नहीं है, आपको शुरू में पता चल गया। इनमें से स्पेशल जर्नल में से अभी मैं कोई जर्नल अभी नहीं पढ़ा रहा आपको, फ्यूचर में मैं पढ़ाऊंगा तो आपसे उस दिन पूछूंगा कि मैंने क्या बताया था। और आज अभी हम पढ़ रहे हैं जर्नल। तो आइए जर्नल को स्टार्ट करते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू कंस्ट्रक्ट जर्नल। जर्नल में ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने को जर्नलाइजिंग कहते हैं, लेकिन सिर्फ जर्नल में ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने को जर्नलाइजिंग नहीं कहते, ये हम देख चुके हैं। अब हम जर्नल में ना ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे, और ये देखें, ये है जर्नल की स्केचिंग।
जर्नल इस तरीके से बनता है। इसमें एक कॉलम होता है हमारा डेट का, इसमें आप डेट लिखेंगे। हमारे क्वेश्चन में तो डेट नहीं है, लेकिन आगे वाले क्वेश्चन में डेट मैं दूंगा आपको, तो मैं डेट लिखने का तरीका भी बताऊंगा। अभी डेट की जगह पे हम सीरियल नंबर लिखेंगे। एक कॉलम आपको नजर आ रहा है अकाउंट टाइटल्स एंड एक्सप्लेनेशन का, इसमें हम लिखेंगे डेबिट क्रेडिट के टाइटल्स। यहां पर ये जो डेबिट क्रेडिट के कॉलम नजर आ रहे हैं, इसमें हम अमाउंट लिखेंगे डेबिट क्रेडिट के। और पोस्ट रेफरेंस में क्या कर रहे हैं, अभी एक सवाल करवा दूं उसके बाद बताता हूं। इस स्केचिंग के ऊपर हमने क्या हेडिंग डाली है, जर्नल, और ऊपर हमने बिजनेस का नाम लिखना है, बिजनेस का नाम। सही, तो पहले क्वेश्चन नंबर 1 का करते हैं, बिजनेस का नाम या ऑनर का नाम। अगर दोनों दिए हो तो फिर आप बिजनेस का नाम लिखेंगे। जर्नल के ऊपर अगर सवाल में बिजनेस का भी नाम दिया हुआ है, ऑनर का भी नाम दिया हुआ है, तो आप किसका नाम लिखेंगे, बिजनेस का नाम लिखेंगे। लेकिन इन दोनों में से कोई एक दिया हुआ है तो फिर उसी को लिख देंगे आप। यानी अगर सिर्फ मिस्टर अली दिया है, क्वेश्चन नंबर 1 देखें आप, क्वेश्चन नंबर 1 हैंडआउट में देखते हैं, ये रहा हमारा हैंडआउट। क्वेश्चन नंबर 1 में देखें, क्या इन्होंने बताया है कि ये जो बिजनेस है इसका नाम क्या है? नहीं, इन्होंने सिर्फ बताया मिस्टर अली का कारोबार है, तो मिस्टर अली लिख देंगे जर्नल पे। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में, इसमें देखें 3 में, कराची ड्राई क्लीनर, ये किसका नाम है, बिजनेस का, और मिस्टर कारा किसका नाम है, ऑनर का। अब ऐसे केस में हम क्या लिखेंगे, कराची ड्राई क्लीनर। जबकि लास्ट वाले में सिर्फ बिजनेस का ही नाम दिया हुआ है चौथे सवाल में, तो आप क्या लिख देंगे, जावेद एंड कंपनी। तो आइए पहले क्वेश्चन का जर्नल बनाते हैं। जर्नल इज सो सिंपल, कुछ भी नहीं है इसमें, लेकिन सिंपल एनालिसिस की वजह से पहली ट्रांजेक्शन की हम एंट्री बना रहे हैं। जर्नल में हम रिकॉर्डिंग करते हैं ना, रिकॉर्डिंग को बोलते हैं एंट्री। क्या बोलते हैं, एंट्री बोलते हैं रिकॉर्डिंग को। तो हम पहली रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, क्या तरीका होगा आप मुझे बताएंगे। पहली ट्रांजेक्शन जो लिखी हुई है, मिस्टर अली ने कारोबार स्टार्ट किया और कैश इन्वेस्ट किया 5 लाख। अब मैं आपसे ये नहीं पूछूंगा अकाउंटिंग मिशन में क्या हुआ था, अब मैं आपसे ये पूछूंगा क्या डेबिट हो रहा है और क्या क्रेडिट हो रहा है। बताइए इसमें क्या डेबिट हो रहा है, क्या क्रेडिट हो रहा है जी। नहीं, टाइटल्स बताओ ना, क्या डेबिट हो रहा है क्या क्रेडिट हो रहा है। 5 लाख तो बाद में बोलोगे। हाँ, जो कैश डेबिट हो रहा है और कैपिटल क्रेडिट हो रहा है। देखिए मैं आपको एनालिसिस में दिखाता हूं इसे। ये कैश डेबिट हो रहा है, कैपिटल मिस्टर अली क्रेडिट हो रहा है, ये बताना है आपने। ये जो चीज है ना, ये वाली, ये आपने नहीं बतानी। आपको पहले बताना है कैश डेबिट हो रहा है और कैपिटल क्रेडिट हो रहा है, ये चीज चाहिए अभी। और अमाउंट भी बता देंगे बाद में आप, ये कितने कितने अमाउंट से हो रहा है। सही, तो आइए जरा अब मुझे बताएं, पहली ट्रांजेक्शन जो हमने देखी, इसमें क्या डेबिट हो रहा है क्या क्रेडिट हो रहा है। कैश डेबिट हो रहा है, कैपिटल मिस्टर अली क्रेडिट हो रहा है। कैसे हो रहा है ये एनालिसिस में हमने कर लिया था। कितने से हो रहा है, 5 लाख से। अब आप आएंगे, सबसे पहले डेबिट लिखेंगे, सबसे पहले डेबिट लिखेंगे और विदाउट इंडेंटेशन लिखेंगे। जर्नल में रिकॉर्डिंग का तरीका ही। सबसे पहले क्या लिखेंगे, डेबिट। डेबिट क्या हो रहा है, कैश या कैपिटल, कैश। सबसे पहले डेबिट लिखेंगे और बगैर हटाए लिखेंगे। बगैर हटाए मतलब ये लाइन से मिला के लिखना है आपको, इसको कहते हैं विदाउट इंडेंटेशन। यानी सबसे पहले डेबिट लिखेंगे और कैसे लिखेंगे, विदाउट इंडेंटेशन। इंडेंट मतलब क्या होता है, हटाकर लिखना। पैराग्राफ बनाते थे पहले आप लोग, जब स्कूल में पढ़ते थे तो पैराग्राफ बनाते थे, थोड़ा सा हटा के लिखते थे ना, उसे कहते हैं इंडेंट करना। इंडेंटेशन के बगैर लिखना है आपको डेबिट। तो हमने क्या बोला, पहले सारे डेबिट लिखेंगे और विदाउट इंडेंटेशन लिखेंगे जर्नल में। उसके बाद सारे क्रेडिट लिखेंगे। कितने क्रेडिट है हमारे पास, एक ही क्रेडिट है। टाइटल क्या है उसका, कैपिटल। उसके बाद दूसरी लाइन में आपको क्रेडिट वाला टाइटल लिखना है और उसको थोड़ा सा हटा के लिखना है, कैपिटल मिस्टर अली। देखिए मैंने कितना हटा के लिखा है, 4 लेटर्स के आगे मैंने लिख दिया इसको। जरा आइडियल यही है, 4 लेटर्स आप काउंट करें, उसके आगे आप कैपिटल मिस्टर अली लिख दें। इसे कहते हैं कि हमने इसको विद इंडेंटेशन लिखा है। कैसे लिखा है, विद इंडेंटेशन मतलब हटा कर लिखा है। और कितना हटाएंगे आप, ज्यादा हटाएंगे तो ऑकवर्ड लगेगा, और बहुत कम अगर आप हटा के लिखेंगे तो वो भी ऑकवर्ड लगेगा। तो एक नॉर्मल आपको लाइन देनी है। अपना रजिस्टर आप जब करें ना घर पे काम, तो मुझे शो कीजिएगा कि हमने ऐसे इंडेंटेशन दी है। ओके, फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये आपने ज्यादा फासला दे दिया या कम दे दिया। कुछ लोग इंडेंटेशन आगे तक, यहां तक दे देते हैं, यानी कैपिटल यहां से लिखना शुरू कर रहा है एंड से। इतनी इंडेंटेशन नहीं देनी आपने। डेबिट का अमाउंट डेबिट में लिख लेंगे 5 लाख, और क्रेडिट का अमाउंट क्रेडिट में लिख लेंगे 5 लाख। ये जो हमने अभी काम किया है ना, हमने अकाउंट टाइटल्स लिख लिए और अमाउंट लिख लिए। अब इसके नीचे ना ब्रैकेट बनाएंगे और लिखेंगे हुआ क्या है, यानी हम नरेट करेंगे। नरेट करने का मतलब है कि हम उसे बताएंगे कि अभी इस ट्रांजेक्शन में क्या हुआ था। इसको हम क्या कहते हैं,
इसको हम कहते हैं नरेशन या एक्सप्लेनेशन। क्या कहते हैं? नरेशन। नरेट सुना है आपने? नरेट, नरेट माने कोई स्टोरी वगैरह बताते हैं ना, उसे नरेट कहते हैं। तो जो लिखेंगे आप इसे नरेशन भी कह सकते हैं और एक्सप्लेनेशन भी कह सकते हैं। अब यहाँ लिखें आप, क्या हुआ है यहाँ पर? इन्वेस्ट किया है कैश कारोबार में, तो आप इसे लिख सकते हैं क्या? इन्वेस्टेड कैश इनटू बिजनेस। देखिए ये हमने नरेशन लिख ली। नॉर्मली नरेशन जो है ना वो सेकंड फॉर्म से शुरू होती है वर्ब की। आप जब नरेशन लिखें तो सेकंड फॉर्म से शुरू करें। ये क्या लिखा हुआ है? इन्वेस्टेड कैश इनटू बिजनेस। किसके बारे में लिखा हुआ है? किसने इन्वेस्ट किया है? मिस्टर अली ने। तो पूरा जुमला क्या बनेगा? मिस्टर अली इन्वेस्टेड कैश इनटू बिजनेस। मिस्टर अली लिखना जरूरी नहीं है, क्योंकि इन्वेस्ट कौन कर रहा होगा? ये सारी ट्रांजेक्शन कौन परफॉर्म कर रहा होगा? ऑनर ही। तो आप यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं इन्वेस्टेड कैश इनटू बिजनेस। ये जो हमने पूरा काम किया है ना, ये वाला, इसे कहते हैं एंट्री। क्या कहते हैं? एंट्री मतलब रिकॉर्डिंग। तो हमने ये पहली रिकॉर्डिंग कर ली है, तो मैंने आपको सारे टर्म भी बता दिए। सबसे पहले मुझे बताएं, सबसे पहला काम क्या है? सबसे पहले सारे डेबिट लिखेंगे। सारे डेबिट, अगर 10 डेबिट हो ना तो मैं 10 के 10 डेबिट सारे लिख दूंगा लाइन से विदाउट इंडेंटेशन। फिर उसके बाद क्रेडिट, फिर क्रेडिट को लिखूंगा विद इंडेंटेशन कि डेबिट के अमाउंट डेबिट में, क्रेडिट के अमाउंट क्रेडिट में। अभी तो एक ही डेबिट एक ही क्रेडिट है ना, 4 डेबिट हो तो पहले सारे 4 डेबिट आएंगे। फिर उसके बाद नरेशन लिखनी है, तो हमारी एक एंट्री क्या हो गई? कंप्लीट हो गई। अब जब आप ये जर्नल बना रहे हैं तो क्या आपको इस चीज की, अगर आपने एनालिसिस पक्की की हुई है, इस चीज की टेंशन होगी कि क्या डेबिट हो रहा है क्या क्रेडिट हो रहा है? उससे आप आजाद हैं। आपको जस्ट प्रेजेंटेशन करनी है कि कैसे लिखना है मुझे, डेबिट को कैसे लिखूं, क्रेडिट को कैसे लिखूं, इस चीज की प्रेजेंटेशन करनी है आपको जस्ट। क्वेश्चन अब ट्रांजेक्शन नंबर 2 में आए, क्या लिखा हुआ है? फर्नीचर खरीदा कैश दे दिया। मुझे सिर्फ ये बताएं क्या डेबिट क्या क्रेडिट? फर्नीचर व्हाट? फर्नीचर डेबिट, कैश क्रेडिट। तो फर्नीचर डेबिट हो रहा है, कैश क्रेडिट हो रहा है, और हम क्या करते हैं? पहले सारे डेबिट लिखते हैं। तो हमने क्या किया देखें, जब हमने नरेशन लिखी है ना, एक लाइन भी डालेंगे हम यहाँ पर। ये लाइन हमने कहाँ प्लेस की है? अकाउंट टाइटल्स एंड एक्सप्लेनेशन के नीचे यहाँ पर। बस ये लाइन जो हमने प्लेस की है ना, ये आपको नजर आएगी लाइन। देखें ये डार्क हुआ है थोड़ा सा, ये डार्क है। आप करिएगा, लाइन डालिएगा। ये लाइन कहाँ डालेंगे आप? नरेशन के नीचे। बस नरेशन के नीचे कहाँ तक? जहाँ नरेशन खत्म हुई है, या पूरे अकाउंट टाइटल्स एंड एक्सप्लेनेशन में ये लाइन आएगी? पूरे नहीं, पूरे अकाउंट टाइटल्स एंड एक्सप्लेनेशन के नीचे ये लाइन आएगी। यानी ये लाइन नरेशन के नीचे तो आ रही है, लेकिन आप ये ब्रैकेट जहाँ खत्म हो रहा है यहाँ खत्म नहीं कीजिएगा इसको। आप पूरा अकाउंट टाइटल्स एंड एक्सप्लेनेशन के नीचे ये लाइन प्लेस करेंगे। यानी अगर मैं आपको जर्नल बना के दिखाऊं, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको जर्नल जो है वो आपके रजिस्टर के तरीके से बना के दिखाऊं, तो आप कैसे काम कर सकते हैं? ये देखें, 2 मिनट रुक जाएं। इसमें जरा ये नरेशन के नीचे लाइन वगैरह जो आ रही है, इसका जो कॉन्सेप्ट है वो समझने के लिए आपको चलो मैं ऐसी जो है स्केचिंग कर लेता हूं और आपको बता देता हूं। जैसे एक पेज हमने क्रिएट किया, देखिए इसमें होगा क्या। मैं स्केचिंग कर रहा हूं, सही है? स्केचिंग होगी, आपने जो है वो पहले स्केचिंग करनी है घर में। यह आपका पेज है, आपने इस पेज में ये लाइन डालनी, सही है? उसके बाद इसी के नीचे ऐसी ही एक और लाइन आएगी अगली लाइन में। ये आ गई। इसके बाद फिर आप क्या करेंगे? एक कॉलम बनाएंगे डेट का। डेट का कॉलम कैसे बनेगा? डेट का कॉलम आपने यहां पर बनाना है। इतना बड़ा कॉलम बनाइएगा कि इसमें अगर मैं डेट लिखूं ना 2017 जनवरी 1 या दिसंबर 31, तो इसमें डेट आ जाए। इसके बाद फिर आप इस डेट के कॉलम को लेके सब डिवाइड करेंगे। सब डिवाइड क्यों करेंगे? यहां पर इस डेट के कॉलम में ना मंथ और ईयर आता है, ईयर और मंथ आता है, और यहाँ पे डे आएंगे 15, 16, 17। इसके अलावा फिर एक देखिए यहाँ पर एक कॉलम बनेगा, यहाँ एक कॉलम बनेगा किसका? क्रेडिट का। और फिर इसके बराबर में यहाँ कॉलम बनेगा किसका? डेबिट का। और ये दोनों बिल्कुल इक्वल कॉलम्स होंगे। फिर यहाँ पर आप एक कॉलम बना देंगे किसका?
पोस्ट रेफरेंस का, ये एक पोस्ट रेफरेंस का यूज अभी मैं आपको बताता हूँ। ये आपकी स्केचिंग हो गई। स्केचिंग करने के बाद ये देखिए, आप यहां लिख लें जनरल जर्नल आपने लिख दिया और यहां पर ऊपर मिस्टर अली लिख देंगे आप। इसके बाद यहां आप लिखेंगे कि डेट का कॉलम है। ये कॉलम किसका है? अकाउंट, टाइटल्स एंड एक्सप्लेनेशन। ये कॉलम आ गया आपका पोस्ट रेफरेंस का। पोस्ट रेफरेंस का यूज अभी हमने नहीं देखा। और ये कॉलम आ गया किसका? आपका डेबिट का। ये कॉलम आ गया आपका क्रेडिट का। पहली एंट्री हमने कैसे बनाई थी दोबारा मैं बना के दिखा रहा हूं, क्योंकि आप लोगों को थोड़ा सा इसमें कॉपी वाली फीलिंग आ जाएगी। अब इसमें हमारी पहली एंट्री क्या थी भाई? कैश डेबिट हो रहा था, कैपिटल क्रेडिट हो रहा था, सही है। तो हम क्या करेंगे? हम जाएंगे जर्नल में और यहां लिखेंगे ट्रांजेक्शन नंबर 1। कैश को लिखेंगे विदाउट इंडेंटेशन और कैपिटल मिस्टर अली को दूसरी लाइन में लिखेंगे विद इंडेंटेशन, कैपिटल मिस्टर अली। और अमाउंट लिख देंगे यहाँ कितना अमाउंट आएगा? 5 लाख। डेबिट का अमाउंट डेबिट में और क्रेडिट का अमाउंट क्रेडिट में आ जाएगा 5 लाख रुपीज। अब यहाँ पर आप जो नरेशन लिखेंगे ना, देखिए नरेशन में क्या लिख रहा हूँ, इन्वेस्टेड कैश लिखना पड़ेगा ना, क्या इन्वेस्ट हुआ है? कैश इनटू बिजनेस। ये नरेशन लिखने के बाद आप यहां पर जब ब्रैकेट क्लोज करेंगे ना, तो जो लाइन प्लेस करनी है आपने, वो लाइन आपको यहां पूरी प्लेस करनी है। यहां पर खत्म नहीं करेंगे लाइन को, क्योंकि इस लाइन को डालने का मकसद क्या है? इस लाइन को लिखने का मकसद ये है कि पहली एंट्री और दूसरी एंट्री में फर्क आ जाए। फिर ये लाइन डालने के बाद ना आप एक लाइन भी छोड़ेंगे, एक लाइन लीव करेंगे, फिर उसके बाद नंबर 2 लिखेंगे। लाइन छोड़ने का फायदा क्या होता है कि पहली और दूसरी एंट्री के दरमियान फर्क आ जाएगा। तो 2 काम करने हैं पहली एंट्री और दूसरी एंट्री के दरमियान फर्क करने के लिए। लाइन भी डालेंगे, लाइन भी छोड़ेंगे। लाइन छोड़ के लाइन डालेंगे या लाइन डाल के लाइन छोड़ेंगे? लाइन डाल के लाइन छोड़ेंगे। अब दूसरी ट्रांजेक्शन क्या थी हमारी? फर्नीचर खरीदा, कैश दे दिया, तो क्या डेबिट क्या क्रेडिट? फर्नीचर डेबिट, कैश क्रेडिट। तो फर्नीचर को लिखेंगे विदाउट इंडेंटेशन, ये देखिए मैंने फर्नीचर को डेबिट कर दिया। और कैश को लिखेंगे विद इंडेंटेशन। अब डेबिट का अमाउंट डेबिट में कितना है? 50,000। क्रेडिट का अमाउंट क्रेडिट में कितना आ गया? 50,000। अब देखिए मैं नरेशन लिख रहा हूं, मैंने नरेशन लिखी परचेस्ड, मैं जानबूझ के नरेशन फैलाऊंगा। फर्नीचर, जानबूझ के मैं इसको फैला रहा हूं। ऑन लिख के मैंने कैश यहां लिख दिया, वहां नहीं लिखा। अब मैं यहां ब्रैकेट लगाऊंगा ना। अब ब्रैकेट लगाने के बाद अब मैं लाइन कहां पे प्लेस करूंगा? ये इसके नीचे प्लेस नहीं करूंगा, यहां प्लेस करूंगा लाइन। क्यों? क्योंकि मेरा मकसद पहली और दूसरी एंट्री और दूसरी और तीसरी एंट्री के दरमियान फर्क करना। तो यहां पर स्टूडेंट क्या करते हैं, कुछ स्टूडेंट्स वो लोग यहां पर भी लाइन डाल लेते हैं नरेशन के नीचे। तो भाई नरेशन के नीचे लाइन थोड़ी डालनी थी असल में, तो पूरी जो नरेशन लिख लेनी है उसके नीचे लाइन लिखनी है। तो लाइन डाल के फिर लाइन छोड़ेंगे आप, और लाइन छोड़ के अगली एंट्री बनाएंगे आप। अब अगली एंट्री क्या बनेगी, उसके लिए पहले स्केचिंग को हम जरा बड़ा कर लेते हैं। इस तरीके से इसी के अंदर हम स्केचिंग और बड़ी कर देते हैं। जरा मैं स्केचिंग कर लूं। अरे बेटा स्केचिंग करने तो दो कंप्लीट, नाराज नहीं हो। कंप्लीट हो जाए थोड़ी स्केचिंग। देर में याद दिलाया, 1 घंटा हो गया। तो यहाँ पर भी एक लाइन प्लेस कर देते हैं ताकि आप लोगों को डिफरेंस मिल जाए। यहाँ पर आपका पेज खत्म हो गया। चले भाई अब देखिएगा जरा, अब हमारा काम क्या था, हमने 3 एंट्रीज बना ली, 2 एंट्रीज बना ली, सही। अब तीसरी एंट्री हमें बनानी है। तीसरी एंट्री में हम क्या करेंगे, पहले हम जाएंगे एक लाइन छोड़ेंगे, लाइन डाल के लाइन छोड़ेंगे। क्या हो रहा है इसमें, क्या डेबिट क्या क्रेडिट? डिपॉजिट कैश इनटू बैंक, डेबिट कैश क्रेडिट। अब हम जाएंगे यहाँ पर
और ट्रांजेक्शन नंबर 3 लिखकर पहले लाइन डाल के लाइन छोड़ेंगे। थर्ड ट्रांजेक्शन लिखकर हम लिखेंगे बैंक को विदाउट इंडेंटेशन और कैश को विद इंडेंटेशन। अब इंडेंटेशन देने से मुतालिक एक बात आप नोट करें, पहली इंडेंटेशन मैंने 4 लेटर्स काउंट करके दिए ना, दूसरी इंडेंटेशन ना बिल्कुल इसकी सीध में देनी है आपने, फिर कोई लेटर वेटर काउंट करने की जरूरत नहीं है। और अगर सीध में इंडेंटेशन नहीं है, आगे पीछे इंडेंटेशन दे रहे हो तो काम खुद ब खुद आपका ऑकवर्ड लग रहा हो। तो जर्नल बनाते हो, अब मैं अगली इंडेंटेशन दे रहा हूँ ना कैश क्रेडिट, तो इस कैश की सीध में इंडेंटेशन दूंगा मैं, ये कैश की सीध में आऊंगा, 4 लेटर वगैरह काउंट करने की जरूरत नहीं है आपको। कैश क्रेडिट कितना हो रहा है, ये 10,000 रुपये। अब हमने ये लिख दिया है तो अब हम क्या करेंगे, नरेशन लिखेंगे। क्या नरेशन है, डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक। ये लिखने के बाद आपको ब्रैकेट क्लोज करनी है और फिर लाइन डालनी है और फिर लाइन छोड़नी है और फिर अगली एंट्री बनानी है। तो अभी तक हमने कितनी एंट्रीज पास कर ली है, 3 एंट्रीज पास कर ली है। सही, अब हम चौथी एंट्री की तरफ जा रहे हैं। देखिए कितना आसान काम है। क्या काम है, सबसे पहले डेबिट लिखेंगे विदाउट इंडेंटेशन सारे, फिर क्रेडिट लिखेंगे विद इंडेंटेशन, फिर उसके बाद अमाउंट लिख के नरेशन लिख देंगे। नरेशन लिखने के बाद एक लाइन डालेंगे और एक लाइन छोड़ेंगे और अगली एंट्री बनाएंगे। अब ये काम करते वक्त ना सिर्फ आपको अगर डेबिट क्रेडिट पता है तो बस आपको उसको प्रेजेंट कर देना है। ऑफिस सप्लाइज खरीद रहे हैं कैश पर 5,000 की, तो क्या होगा, क्या डेबिट क्या क्रेडिट, तो हम आएंगे 4 में और हम ऑफिस सप्लाइज को लिखेंगे विदाउट इंडेंटेशन। और अच्छा, अकाउंट टाइटल जितने भी लिखते हैं ना उसका हर पहला लेटर कैपिटल आना चाहिए। ऑफिस का O, सप्लाइज का S। जरूरी नहीं है लेकिन ये अच्छा लगता है और कुछ लोग इसको फॉलो करते हैं ज्यादातर। बल्कि क्या क्रेडिट करूंगा, कैश कितना है बेटा, 5,000। ये हमने डेबिट का अमाउंट डेबिट में, क्रेडिट का अमाउंट क्रेडिट में लिख दिया। अब स्टूडेंट क्या करते हैं, वो एंट्री कैसे बनाते हैं, कुछ लोग अभी आपको बता दो, मेरे नरेशन लिखते हैं परचेज्ड ऑफिस सप्लाइज ऑन कैश। अभी देखिए मैं आपको बताता हूं क्या गलती करते हैं। वो करते ये हैं, बी क्वाइट, वो फॉर एग्जाम्पल 5th एंट्री बना रहे हैं। 5th एंट्री क्या है हमारी, 5th लिखी हुई है और इक्विपमेंट खरीदी है, पेमेंट चेक की मदद से की है। क्या डेबिट क्या क्रेडिट, इक्विपमेंट डेबिट बैंक क्रेडिट। वो ऐसे लिखते हैं, बोलते हैं इक्विपमेंट डेबिट और बैंक क्रेडिट। हम मुझे पूछे क्या है ये, बोले सर देखे ना हटा के लिखा है ना इसको मैंने, तो उसको क्यों हटाया भाई। डेबिट को बिल्कुल भी इंडेंटेशन नहीं देनी आपने, डेबिट विदाउट इंडेंटेशन आएगा, बिल्कुल आपको मिला के लिखना है उसे। अगर आप उसे हटा के लिखेंगे और फिर क्रेडिट को भी हटा के लिखेंगे तो क्रेडिट की इंडेंटेशन तो सुपर इंडेंटेशन हो जाएगी वो, तो सुपर इंडेंटेशन करने की जरूरत नहीं है। क्या लिखेंगे, इक्विपमेंट डेबिट और बैंक क्रेडिट, और इसके बाद नरेशन आ जाएगी। समझ में आ गया होगा आपको, आप कॉपी में कैसे काम करेंगे। अब हम जा रहे हैं वापस एक्सेल पे, और एक्सेल पे देखिए हम लोगों ने एक एंट्री बना ली थी। अब आप एक ये भी समझ में आ गया आपको, ये पूरी क्या कहलाती है एंट्री, ये क्या कहलाते हैं अकाउंट टाइटल्स, कैश और कैपिटल। और ये जो नीचे लिखी हुई है क्या है, नरेशन। तो आप मुझे बताएं पूरी एंट्री में कितनी चीजें आ रही हैं, अकाउंट टाइटल्स आ रहे हैं और नरेशन आ रहा है और अमाउंट आ रहा है। यहां पर जो मैंने टाइटल लिखा हुआ है ना, अकाउंट टाइटल एंड एक्सप्लेनेशन, पुराने दौर में यहां पर लिखा जाता था डिस्क्रिप्शन, जनरल की बात कर रहा हूं, या यहां पर लिखा जाता था पर्टिकुलर्स। पहले लोग लिखते थे ये पर्टिकुलर्स, आपको कुछ किताबों में भी लिखा हुआ मिलेगा, वो पुरानी बुक्स हैं। अब दुनिया में पर्टिकुलर्स या डिस्क्रिप्शन जनरल में नहीं लिखते, क्योंकि डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या होता है, डिस्क्रिप्शन मतलब एक्सप्लेनेशन, पर्टिकुलर्स का मतलब भी क्या होता है, एक्सप्लेनेशन। जबकि यहां पर क्या एंट्री में सिर्फ एक्सप्लेनेशन आ रही है या अकाउंट टाइटल्स भी आ रहे हैं। इसी वजह से ये टाइटल ज्यादा बेहतर है। हाका बेटनर की बुक भेजी है मैंने आपको, हाका बेटनर की बुक उठाए, कीसू की किताब भी मैं आपको भेजूंगा बाद में जब आप थोड़े बड़े हो जाएंगे, तो उसमें भी आप देखिएगा, उसमें भी क्या लिखा हुआ है, अकाउंट टाइटल्स एंड एक्सप्लेनेशन। मतलब आप कोर्स के लिहाज से बड़े हो जाएंगे, आप कुछ और समझ रहे हैं। तो यहाँ पर अकाउंट टाइटल्स एंड एक्सप्लेनेशन लिखा मिलेगा, इंटरनेशनल बुक्स है। जबकि आप कुछ बुक्स उठाएं पाकिस्तानी तो उसमें पर्टिकुलर डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। वो पुराने दौर की चीजें थी और अब अकाउंट टाइटल एक्सप्लेनेशन ही आपको लिखना है। और कहीं लिखा हुआ आ गया डिस्क्रिप्शन तो लड़ना नहीं है उससे, लेकिन आप जहां काम कर रहे हैं वहां पर आप अकाउंट टाइटल्स एंड एक्सप्लेनेशन लिखे। अच्छा दूसरी एंट्री, तीसरी एंट्री मुझे बनवा दें यहाँ पर, ताकि फिर ये काम मेरा कंप्लीट हो जाए, क्योंकि मुझे भेजना भी पड़ेगा आपको। दोबारा से बनवाने जल्दी जल्दी बना लेते हैं। फर्नीचर डेबिट कैश क्रेडिट, तो मैं क्या करूंगा,
जी बेटा, फर्नीचर डेबिट और कैश क्रेडिट। नरेशन, परचेज फर्नीचर ऑन कैश, ऑन कैश या फॉर कैश। नरेशन, फिर अमाउंट लिख लेंगे, कितना अमाउंट है? 50,000, 50,000। अच्छा, इसके बाद नंबर 3 लाइन डाल के लाइन छोड़ी। नंबर 3 क्या थी? बैंक डेबिट, कैश क्रेडिट और डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक। और अमाउंट कितना था? 5,000, 10,000 रुपीज। बेटा अपनी हद में रहो, समझ में आ रही है? अपनी हुदूद क्रॉस नहीं करना, वरना बहुत पछताओगे। बता रहा हूँ, हुदूद में रहते हुए काम करना है बिल्कुल। आप क्लास में ऐसी कोई चीज़ करेंगे जो मेरे दिमाग के मुताबिक बदतमीजी है, सही है, तो फिर आपको मैं टाइट कर दूंगा बहुत बुरी तरीके से। आपको अपने लिमिट में रहते हुए काम करना है। मैं अपनी लिमिट में हूँ ना, मैं कोई भी आपको बुरी चीज़ बोलता हूँ, सही है, तो आप प्लीज़ अपना काम सही तरीके से करें। नेक्स्ट क्या थी हमारे पास? ऑफिस सप्लाइज डेबिट कैश क्रेडिट। तो हम ऑफिस सप्लाइज को लिखेंगे सबसे पहले, क्योंकि डेबिट पहले लिखे जाते हैं विदाउट इंडेंटेशन। भाई आपको हर किस्म की सपोर्ट में प्रोवाइड करूंगा, हर तरीके से हम काम अच्छा कोर्स से मुतालिक काम करने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम लोगों को अपने काम सही तरीके से करने चाहिए। समझ में आ रहा होगा आपको, सही है? तो परचेज ऑफिस सप्लाइज ऑन कैश। अब अमाउंट आ जाएगा, कितना अमाउंट है? 5,000। बेटा मैं तुम्हें बताता हूँ ये मैंने कॉलम क्यों छोड़ा है, ये तरह मैं लिख लूँ एक दफा। आखिरी जो ट्रांजेक्शन थी वो थी इक्विपमेंट खरीदी हमने, एक लाइन छोड़ेंगे, और इक्विपमेंट डेबिट और बैंक क्रेडिट। नरेशन आ जाएगी, परचेज इक्विपमेंट ऑन कैश, नहीं, परचेज इक्विपमेंट एंड पेड बाय चेक। कितना अमाउंट था? 5,000। ये हमने पहले क्वेश्चन का जर्नल बना दिया, ओके। और यही बता दिया मैंने अकाउंट डाटा एक्सप्लेनेशन क्यों लिखा है। देखिए भाई, आगे आप लोग अभी लेजर पढ़ने जा रहे हैं, आगे टॉपिक आएगा लेजर का, उसमें अकाउंट्स बनते हैं, अकाउंट्स आगे टॉपिक में आएगा, अभी तो मैं नहीं समझा सकता ना बेटा, उसमें अकाउंट्स बनेंगे। तो हर अकाउंट का ना अपना एक नंबर होता है, नंबर। जैसे कैश का अकाउंट है, उसका एक नंबर है 1003, तो वो यहां पर ना कैश के अकाउंट के सामने यहां पर लिखा जाएगा 1003, लेकिन अभी वो नहीं है हमारे पास अकाउंट नंबर, तो हमने इसको इस वजह से ब्लैंक छोड़ा हुआ है। अगर आपके क्वेश्चन में आगे मैं आपको बता दूंगा क्योंकि अकाउंट नंबर के बारे में, तो फिर अगर आपके सवाल के अंदर अकाउंट नंबर दिए हुए तो आप एंट्री बनाते वक्त हर अकाउंट का जो नंबर होगा वो उसके टाइटल के सामने यहाँ पर पोस्ट रेफरेंस में लिखेंगे, लेकिन वो फ्यूचर में आपके सामने आ जाएगा। मुझे आप दूसरे क्वेश्चन का जर्नल बनवा रहे हैं, और दूसरा क्वेश्चन जो है इसका है फराज बोलू। फराज बोलू ने कारोबार स्टार्ट किया और 4 एसेट इन्वेस्ट किए हैं, कैश, लैंड, बिल्डिंग एंड फर्नीचर। देखिए एंट्री बनाने का तरीका क्या होता है जर्नल में, सबसे पहले सारे डेबिट लिखेंगे और विदाउट इंडेंटेशन लिखेंगे। अस्सलाम वालेकुम। फिर सारे क्रेडिट लिखेंगे और विद इंडेंटेशन लिखेंगे। तो आप मुझे बताएं, ये जो पहली ट्रांजेक्शन है इसमें क्या क्या डेबिट हो रहा है, क्या क्या क्रेडिट हो रहा है? कैश डेबिट हो रहा है, लैंड डेबिट हो रहा है, बिल्डिंग डेबिट हो रही है, फर्नीचर भी डेबिट हो रहा है, और क्रेडिट क्या हो रहा है? कैपिटल फराज बोलू, कैपिटल नहीं बोलेंगे हम, कैपिटल के साथ नाम भी बोलेंगे ना, कैपिटल फराज बोलू क्रेडिट हो रहा है। कुछ भी नहीं, कैसे नहीं, क्रेडिट डेबिट सारे हो रहे हैं, क्रेडिट क्यों नहीं होगा? ओके, तो हम क्या करेंगे, हम इसकी एंट्री बनाते हुए पहले सारे डेबिट लिखेंगे। क्या क्या डेबिट है? अरे भाई नेक्स्ट वीक आओगे ना तुम लोग, प्रैक्टिस हो चुकी होगी, स्ट्रांग हो चुके होंगे आप, लेकिन अभी हमारे पास टाइम है ना, तो हमें पढ़ना तो है, तो मैं आपको जर्नल इस वजह से करवा रहा हूँ जी। कैश डेबिट और लैंड भी डेबिट, बिल्डिंग भी डेबिट, लैंड भी विदाउट इंडेंटेशन और बिल्डिंग भी विदाउट इंडेंटेशन, और फर्नीचर इसके बाद है, हाँ फर्नीचर भी विदाउट इंडेंटेशन। क्यों? क्योंकि डेबिट हो रहे हैं। ओके, फर्नीचर भी डेबिट। ये सारे देखें एंट्री बनाते वक्त अगर आप किसी टाइटल को विदाउट इंडेंटेशन लिख रहे हैं तो इसका मतलब ही क्या होता है कि वो क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। मतलब अकाउंटिंग में ये इम्प्लाइड है कि अगर एंट्रीज बनी हुई है और बिल्कुल मिला के टाइटल को लिखा हुआ है तो फिर अकाउंटिंग का स्टूडेंट और अकाउंटिंग जो करते हैं वो समझ जाएंगे कि ये क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। और अब देखिए ना, सारे डेबिट लिख दिए, अब क्रेडिट लिखें, और क्रेडिट एक ही टाइटल हो रहा है, कैपिटल
फराज बोलू, और हम कैपिटल को हटाकर लिख रहे हैं क्योंकि ये क्रेडिट है, सही है। तो फराज, मैंने अभी तुम्हें मना किया है, क्लास से बाहर हो जाओगे तो कोई क्लास में कर भी नहीं सकेगा आपको अंदर, सही है। आप जितने भी मेंबर्स यहाँ पढ़ा रहे हैं ना बेटा, वो आप किसी की क्लास में, हर टीचर की क्लास में आप एहतियात करें कि मेंबर की क्लास में ज़्यादा एहतियात किया करें। आप अपना पढ़ें मेहनत से, दोबारा बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगा, टाइम जाया करवा रहे हो तुम लोग मेरा ये बुलवा के। तो पहले सारे डेबिट लिखेंगे, फिर सारे क्रेडिट लिखेंगे। मैंने सारे डेबिट लिख दिए विदाउट इंडेंटेशन, फिर मैंने क्रेडिट लिख दिया विद इंडेंटेशन। अब डेबिट के सारे अमाउंट डेबिट में आएंगे। क्या क्या अमाउंट है? 3, 1, 2,50,000 और 50। तो हम लिख लेंगे 3 लाख, 1 लाख, 2,50,000 और 50,000, ये सारे डेबिट कर दिए। और फिर अब क्रेडिट का अमाउंट लिखेंगे। क्रेडिट का अमाउंट कितना होगा? इन सबका सम आ जाएगा 7 लाख रुपीज। तो हम क्या करेंगे, इन सबको सम करके यहाँ लिख देंगे। ये हमने एंट्री पास कर ली। ऐसी एंट्री पहले वाले में नहीं थी क्योंकि वहां पे एक डेबिट एक क्रेडिट था। जी पूछिए। सारे एसिड एक साथ नहीं ले सकते बेटा, आपको डिटेल लिखनी होगी ना। इन सब के आगे अलग अलग रिकॉर्डिंग होगी, आगे सबकी अलग अलग रिकॉर्डिंग, मतलब पता कैसे चलेगा आपको कि आपके पास फर्नीचर कितने का है, लैंड कितने की, बिल्डिंग कितने की? नहीं, उसमें नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आपको सबको अलग अलग लिखना है। नरेशन क्या आएगी बेटा? नरेशन क्या आएगी? जो हुआ है वो लिखेंगे। इन्वेस्टेड कैश, लैंड, बिल्डिंग एंड फर्नीचर इनटू बिजनेस। या आप लिख लें इन्वेस्टेड वेरियस एसेट्स इनटू बिजनेस, या डिटेल लिख देना ज्यादा बेहतर होता है, सही है। वो नरेशन ज्यादा बेहतर होती है, इसमें आप पूरी डिटेल में, नरेशन लिखने का मकसद ही यही है कि आप बताएं कि ऊपर क्या हुआ है। ओके, ये पूरी हमारी एंट्री बन गई। अब नेक्स्ट एंट्री क्या बनेगी? डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक। हाँ भाई, क्या डेबिट क्या क्रेडिट? बैंक डेबिट, कैश क्रेडिट। जो डेबिट होता है उसे पहले लिखेंगे, यानी पहले किसको लिखूं मैं? बैंक को विदाउट इंडेंटेशन। तो क्रेडिट होगा वो लिखेंगे, उसे कैसे लिखूं? विद इंडेंटेशन। अब नरेशन क्या आएगी? डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक। एक बच्चा बोल रहा था नरेशन में क्या मसला है, मुझे नरेशन लिखने में प्रॉब्लम हो रही है। तो नरेशन आप क्वेश्चन से देख के लिख सकते हो, सही है। तो मसला नहीं है उसमें, यहीं की आप चीज लिख सकते हो। लेकिन जो है थोड़ा इंग्लिश अच्छी है आपकी, तो अपने लफ्जों में आप कंसाइज वे में लिखोगे तो ज्यादा बेहतर है। ट्रांजेक्शन तो बहुत बड़ी बड़ी भी हो सकती है। कितने का डेबिट हो रहा है? बैंक 1 लाख, तो क्रेडिट कैश हो रहा है 1 लाख से। ये हमारी दूसरी एंट्री बन गई। अब लाइन हमने प्लेस कर दी है, लाइन डालने के बाद लाइन छोड़ेंगे और फिर अगली एंट्री बनाएंगे थर्ड। और थर्ड एंट्री में क्या डेबिट हो रहा है, क्या क्रेडिट हो रहा है बेटा बताओ? सप्लाईज डेबिट, फर्नीचर डेबिट। पहले सारे डेबिट बताने। एनालिसिस में तो ये चलता है कि आप पहले कुछ इंक्रीज वाले कुछ डिक्रीज वाले बोलो, यहां नहीं चलेगा। सप्लाईज भी डेबिट, फर्नीचर भी डेबिट, इक्विपमेंट भी डेबिट, ये सारे डेबिट वाले आइटम हो गए। क्रेडिट क्या क्या हो रहा है? कैश और बैंक। तो पहले हम सारे डेबिट लिखेंगे। जब भी देखिए मैं एनालिसिस के वक्त भी ऐसे आप देखिए, मैंने जब भी एनालिसिस की है मैं टाइटल ही पहले वाला लिख रहा था तो डेबिट वाला है। लेकिन आप लोग अगर एनालिसिस कर रहे हैं तो एनालिसिस के वक्त अगर डेबिट पहले और क्रेडिट पहले और डेबिट बाद में आ गया तो कोई इशू नहीं है। लेकिन जर्नल के अंदर आपको पहले सारे डेबिट लिखने पड़ेंगे। क्या क्या डेबिट हो रहा था भाई? सप्लाईज, फर्नीचर एंड इक्विपमेंट। तो हम लिखेंगे सप्लाईज डेबिट विदाउट इंडेंटेशन लिखकर हमने बताया डेबिट हो रहा है। और फर्नीचर डेबिट करेंगे हम। फर्नीचर डेबिट और इक्विपमेंट भी डेबिट। अब क्रेडिट क्या क्या करेंगे? कैश और बैंक। तो देंगे इंडेंटेशन। आप देखें, आप इस क्वेश्चन में इंडेंटेशन देखें। कैपिटल फराज बोलू जितना मैंने हटा के लिखा है ना, कैश भी उतना ही हटा हुआ है। जितना मैंने कैश को हटा के लिखा है उतना ही कैश और बैंक। ये इंडेंटेशन ऐसे आप लिखेंगे। सप्लाईज का अमाउंट कितना है बेटा? 10,000, 15,000, 10,000। तो आप लिख लेंगे 10,000 से सप्लाईज, 15,000 से फर्नीचर और 10,000 से इक्विपमेंट। और क्रेडिट क्या क्या होगा? कैश। कैश कितने किस किस के अगेंस्ट कैश दिया है? सप्लाईज और फर्नीचर। 25,000 से हमारा कम हो जाएगा कैश, और बैंक कम होगा कितने से? यानी बैंक क्रेडिट होगा 10,000 से। ये एंट्री बन गई। अब ये एंट्री बनाने के लिए देखिए हमने पीछे कितनी मेहनत की है। नरेशन जो हुआ है वो लिखना है ना। परचेज, सप्लाईज, हाँ, एंड फर्नीचर। दो मिनट। परचेज, सप्लाईज
एंड फर्नीचर। असल में ये एफ जो है ना, एफ की खराब हो गई। फर्नीचर इन कैश, बाद में सही कर लेंगे इसको, यही लिख दूं, फर्नीचर इन कैश एंड इक्विपमेंट पेड बाय चेक। इक्विपमेंट पेड बाय चेक, यहाँ चेक लिख देना, थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो गई। इसको मैं सही कर लूंगा, सही बाद में। ओके, इसके बाद अगली ट्रांजेक्शन बताएं। थर्ड के बाद फोर्थ ट्रांजेक्शन क्या लिखी हुई है? परचेज इक्विपमेंट ऑन क्रेडिट फ्रॉम मिस्टर जाहिद। हाँ भाई, क्या डेबिट क्या क्रेडिट? इक्विपमेंट डेबिट होगा तो उसे विदाउट इंडेंटेशन लिखेंगे। और कुछ डेबिट हो रहा है? फिर हमने किसकी मदद से पेमेंट की है? पेमेंट हमने नहीं की है, उधार पे पेमेंट की है, तो यहां पे क्या लिखेंगे भाई? अकाउंट्स पेबल। क्रेडिट डेबिट, क्रेडिट करने के लिए आपको इंडेंटेशन देनी पड़ेगी। नरेशन परचेज्ड इक्विपमेंट ऑन क्रेडिट। और अगर सप्लायर का नाम मेंशन करना चाहते हैं नरेशन में तो कर सकते हैं। कितना अमाउंट है? 15,000। तो देखिए, हमने इसका भी जर्नल बना लिया। इस तरीके से आपको मैं 4 क्वेश्चंस के जर्नल बना के दिखा रहा हूं। वजह क्या है? एक तो नरेशन थोड़ा आप देख लें, दूसरा देखिए पहले क्वेश्चन में इस किस्म की एंट्री नहीं थी, आपको यहां नजर आया कि 4 डेबिट 1 क्रेडिट कैसे लिखेंगे। और यहां पर देखें तीसरी एंट्री में क्या है? 3 डेबिट 2 क्रेडिट। तो पहले सारे डेबिट आएंगे। 50 डेबिट हो तो पहले सारे डेबिट विदाउट इंडेंटेशन लिखते रहना। फिर अगर 3 क्रेडिट है तो 3 क्रेडिट विद इंडेंटेशन लिख के काम खत्म हो जाएगा। अच्छा, तीसरा सवाल, कराची ड्राई क्लीनर। देखिए मैंने बिजनेस का नाम लिखा है, हालांकि यहाँ पे बिजनेस का नाम भी दिया हुआ है, ऑनर का नाम भी दिया हुआ है, तो हम कौन सा नाम मेंशन करेंगे? बिजनेस का। चलो एंट्रीज बनवाएं आप। मिस्टर कारा ने कारोबार शुरू किया, कैश इन्वेस्ट किया 5 लाख। हाँ भाई, हाँ, क्या डेबिट क्या क्रेडिट में इन्होंने बोला है? कैश डेबिट और कैपिटल कारा, बिजनेस के साथ कैपिटल के साथ ऑनर का नाम लिखेंगे। कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया उसने? 5 लाख। तो डेबिट में डेबिट का अमाउंट, क्रेडिट में क्रेडिट का अमाउंट। नरेशन, हाँ बेटा क्या नरेशन आएगी? कैश इनटू बिजनेस, वही नरेशन आएगी, पुराने जैसा आएगी। फिर एक लाइन डाल के लाइन छोड़ेंगे और ट्रांजेक्शन नंबर 2 रिकॉर्ड करेंगे। अभी दूसरी एंट्री बना रहे हैं। क्या भाई, क्या डेबिट क्या क्रेडिट? बैंक डेबिट, सही है। तो आप क्या करेंगे? बैंक डेबिट क्या? आप देखें, ये मैंने आपको एक फॉर्मेट बता दिया है। हम जैसे जैसे आगे बढ़ते रहेंगे ना, कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शंस भी आएंगे अब आगे जाके, जिसमें डेबिट क्रेडिट डिटरमिन करने में मेहनत लगेगी। लेकिन मेहनत क्या लगेगी? आप जब यहाँ सीख लोगे तो आपको आसान लगना। वहां पर हमें सिर्फ ट्रांजेक्शन को समझना पड़ेगा, ये पता होगा हमें रिकॉर्ड कैसे करना है, तो काम आसान हो जाएगा। लेकिन अगर आपको यही नहीं मालूम जर्नल बनता कैसे है, डेबिट क्रेडिट कैसे निकालते हैं, तो फिर वो ट्रांजेक्शन में आपको कितना भी समझाऊं। ऑल इन वैन, बताएं क्या लिखूं? डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक। अमाउंट कितना है बेटा? कितना डिपॉजिट करवाया हमने? 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए लिख देंगे। डेबिट का अमाउंट डेबिट में, क्रेडिट का अमाउंट क्रेडिट में। अब एक लाइन डाल के भी लाइन छोड़ेंगे। और नंबर 3, हाँ भाई नंबर 3 के बारे में बताएं, क्या क्या डेबिट हो रहा है? ऑफिस सप्लाईज, पूरा बोले ना। ऑफिस सप्लाईज भी डेबिट, फर्नीचर भी डेबिट, इक्विपमेंट भी डेबिट। क्रेडिट क्या क्या होगा? कैश क्रेडिट, बैंक क्रेडिट, अकाउंट्स पेबल क्रेडिट। सही है। तो 3 डेबिट 3 क्रेडिट आ गए इस दफा। तो आप मुझे बताएं चलें दोबारा से क्या क्या डेबिट हो रहे हैं? ऑफिस सप्लाईज, ऑफिस सप्लाईज डेबिट, उसके बाद फर्नीचर भी डेबिट, फर्नीचर भी डेबिट कर दिया। और बताओ बेटा, इक्विपमेंट डेबिट, क्रेडिट क्या हो रहा है? कैश, बैंक क्रेडिट और अकाउंट्स पेबल क्रेडिट। अब अमाउंट बताएं। ऑफिस सप्लाईज हमने कितने की खरीदी है? 10, 25, 15, 10,000, 25,000 और नीचे भी यही अमाउंट क्रेडिट में आ जाएंगे।
ये अमाउंट हम तीनों क्रेडिट में लिख देते हैं। अब नरेशन बताओ, क्या नरेशन आएगी? परचेज्ड ऑफिस सप्लाईज, ऑफिस सप्लाईज इन कैश, सही। और फर्नीचर, फर्नीचर पेड बाय चेक, और एंड इक्विपमेंट ऑन क्रेडिट, ऑन क्रेडिट। ये नरेशन बन गई आपकी। तो तीसरी ट्रांजेक्शन की भी एंट्री बन गई, ये पूरी एंट्री है हमारी। थर्ड, फोर्थ देखिए आप, फोर्थ में क्या लिखा हुआ है बेटा? क्या डेबिट क्या क्रेडिट बताओ जरा। ड्राई क्लीनिंग मशीन डेबिट, अकाउंट्स पेबल क्रेडिट 1 लाख। तो पहले हम डेबिट लिखेंगे। डेबिट क्या हो रहा है? ड्राई क्लीनिंग मशीन, और क्रेडिट हो रहा है अकाउंट्स पेबल। अब नरेशन आ जाएगी क्या? परचेज्ड ड्राई क्लीनिंग मशीन ऑन क्रेडिट। ओके, इसके बाद अमाउंट कितना है इसका? कितने की ड्राई क्लीनिंग मशीन थी? 1 लाख रुपए की। 1 लाख रुपए की ही थी, देखेंगे 1 लाख रुपए की। ओके, अगले की बताओ, क्या डेबिट क्या क्रेडिट? कैश डेबिट, कैपिटल थोड़ी लिखेंगे यहाँ पे, तो हम लोग रेवेन्यू का टाइटल बोलेंगे ना। सर्विस इनकम क्रेडिट, कैश डेबिट सर्विस। जब भी रेवेन्यू अंजाम देंगे ना, रेवेन्यू सर्विस अंजाम देंगे, आपको सर्विस अंजाम देते वक्त रेवेन्यू का टाइटल लिखना है, कैपिटल नहीं लिखना है। अकाउंटिंग इक्वेशन में कैपिटल में डालेंगे। तो कैश डेबिट सर्विस इनकम क्रेडिट। तो फिफ्थ में हम क्या करेंगे? कैश डेबिट और सर्विस इनकम क्रेडिट। नरेशन जो हुआ है वो लिख दो। रेंडर्ड सर्विसेज ऑन कैश, अमाउंट बताएं। 2 लाख, ये देख लेना 2 लाख ही है बेटा। इसके बाद एक लाइन डाल के लाइन छोड़ेंगे, और छठी एंट्री बनाएंगे। बताओ क्या लिखा हुआ है? हाँ, कैश पे किया और बैंक में भी जमा करवा दिए। क्या डेबिट क्या क्रेडिट? अमाउंट के साथ बोलेंगे। कैश डेबिट, अमाउंट के साथ बोले ना। कैश डेबिट 1 लाख, कैश डेबिट 1 लाख या 2 लाख? कैश डेबिट 2 लाख, और बैंक डेबिट 1 लाख। सर्विस इनकम होगी नहीं, क्रेडिट बोलना है। सर्विस इनकम क्रेडिट 3 लाख। ऐसे एंट्री बोलेंगे आप फ्यूचर में हमेशा। कैश डेबिट 2 लाख, बैंक डेबिट 1 लाख, और सर्विस इनकम क्रेडिट 3 लाख। ये एंट्री को बोलने का तरीका है जब आपसे पूछी जाए तो। हम लिख देते हैं इसको। कैश डेबिट, बैंक भी डेबिट, और सर्विस इनकम। आप लोग ऐसे बोलेंगे जैसे मैंने आपको बताया जी। कैश डेबिट हो गया हमारा 2 लाख, बैंक डेबिट हो गया 1 लाख, और सर्विस इनकम हमारी क्रेडिट हो गई 3 लाख। अब नरेशन लिख देंगे आप। क्या नरेशन आएगी? रेंडर्ड सर्विसेज ऑन कैश एंड, और क्या किया आपने? पार्शियल अमाउंट बैंक में जमा करवा दिया ना। एंड डिपॉजिटेड पार्शियल अमाउंट इन बैंक। इस तरीके से नरेशन लिख देंगे आप। ओके, इसके बाद आखिरी ट्रांजेक्शन की एंट्री क्या लिखा हुआ है? 7 ट्रांजेक्शन। हाँ भाई, सर्विस अंजाम दी उधार पर। क्या डेबिट क्या क्रेडिट? अकाउंट्स रिसीवेबल डेबिट, सर्विस इनकम क्रेडिट। शुरू में टाइम लगता है बेटा, आप लोगों को कोई मसला नहीं है। सारे स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम टॉपिक पढ़ोगे स्लो हो गए। आपको उसमें एक्सपर्टी कौन दिलाएगा? प्रैक्टिस। द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू बिकम एक्सपर्ट। फर्स्ट टाइम पढ़ेंगे आप तो स्लो स्लो अगर आप बता पा रहे हो ना सही, इट्स वेल एंड गुड, जबरदस्त। लेकिन अगर आप बता ही नहीं पा रहे हो, इसका मतलब है ये बड़ा मुसीबत वाली चीज है। लेकिन फिर जैसे जैसे आगे बढ़ते रहोगे, अगर आपने अभी थोड़ा थोड़ा भी बता रहे हो, आगे जाके आप फुल फॉर्म में आ जाओगे। छोड़ना नहीं है, बस लगे रहनी है, मेहनत करते रहनी है। और कोई चीज एज्यूम करें आपने पूरा लेक्चर लिया,
बीच में से आप 5 मिनट के लिए बाहर चले गए थे, जिससे मैंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर ली, और वो फिर बाद में कभी डिस्कस भी नहीं हुआ, और वही पेपर में 2-3 नंबर का आ गया। अब आप बोलेंगे सर ने तो बताया नहीं था, हालांकि हमने क्लास में डिस्कस किया। इस वजह से पूरा टाइम क्लास में रहना जरूरी है, हर चीज सुने, और जो भी नई बात नजर आती है ना उसको लिख लें, भाई ये नई बात आई थी। तो आप जब एंड करेंगे ना सेमेस्टर, हवाओं में चीजें नहीं होंगी, आपके रजिस्टर में लिखी हुई होंगी। आपके रजिस्टर में जो पॉइंट आपने खुद लिखे होंगे ना, वो आपको जल्दी रिवाइज होंगे पेपर के बाद। रजिस्टर खोला, धड़ 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 रिवाइज हो जाएगा। लेकिन आप जब ये निकाल के रिवाइज करेंगे, अभी मैं आपको ये डॉक्यूमेंट्स भेज रहा हूँ, इसको अपनी फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना। इसे खोलोगे ना, इतनी सारी होंगी, ये आपको ढूंढने में मुसीबत हो जाएगी। लेकिन अभी तो हमने वेबसाइट पे डाल दिया, लाइन से आपको मिल तो जाएंगी, लेकिन फिर भी आपके अपने वर्ड्स में नहीं है वो। आपको जो चीज समझ में आई है, आपको अपने रजिस्टर में नोट करना है कि इधर मैं इस चीज को ऐसे समझा था, ये चीज थी। और पेपर के वक्त आप सारे लेक्चर दोबारा सुन भी नहीं सकते, इतने सारे कैसे सुनोगे भाई। तो आपको जैसे तैसे पढ़ लो, एक चीज को एक ही दफा पढ़ना है आपने, सही तरीके से। मैक्सिमम 2 दफा आपने उसको पढ़ लिया और उसके नोट बना लिए। नोट बना लिया, बस जान छुड़ गई आपकी, बस आपको नोट्स देख लेने। ये तरीका है पढ़ने का आसान। वरना अगर आप एक दफा देखा, फिर भूल गए, फिर दोबारा देख रहे हो, कितना टाइम वेस्ट हो रहा है। तो ये टाइम वेस्ट नहीं करना है आपको। क्या डेबिट? अकाउंट्स रिसीवेबल डेबिट और सर्विस इनकम क्रेडिट। नरेशन रेंडर्ड सर्विसेज ऑन अकाउंट। कितने अमाउंट से? 50,000 अमाउंट लिखा हुआ है। लेकिन जनरल बहुत आसान है। बिरयानी पकी हुई है, एनालिसिस ने बिरयानी पका ली थी, भूख लग रही होगी आपको। वो बिरयानी हमने यहाँ पर सिर्फ प्रेजेंट की है, खाई नहीं है, ये भी खाने का वक्त नहीं आया। प्रेजेंट की है, मतलब उसे सजाया है ना हमने। ये डेबिट ऐसे लिख दो, क्रेडिट ऐसे लिख दो, ये चीज की है। 4th क्वेश्चन, द लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद आपको करने हैं। ये बहुत आसान है। 4th क्वेश्चन अभी देंगे, 5 मिनट में कर लेंगे आप। इसमें तो कुछ है भी नहीं, एक ही डेबिट एक क्रेडिट, एक डेबिट एक क्रेडिट है इसके अंदर। जी चले बताएं। कैश डेबिट और कैपिटल क्रेडिट। नाम लिखेंगे ऑनर का, इसमें ऑनर का नाम दिया हुआ ही नहीं है। कैश डेबिट, कैपिटल क्रेडिट। नरेशन इन्वेस्टेड कैश इनटू बिजनेस। देख रहे हैं हम, डेबिट को बगैर हटाए लिख रहे हैं, क्रेडिट को हटा के लिख रहे हैं। कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट होता है ना बेटा, कैपिटल ऑनर इक्विटी है। अब आप मुझसे कभी पूछेंगे तो मैं ऐसे जवाब दूंगा ना, बोला में कैपिटल क्रेडिट क्यों हो गया, तो आपको बताने में कैपिटल ऑनर इक्विटी होती है, ऑनर इक्विटी बढ़ती है तो क्रेडिट होती है। ये हम देखें एनालिसिस वाली बात कर रहे हैं। हर ट्रांजेक्शन की डेबिट क्रेडिट आपको निकालने हैं, एनालिसिस से निकलेगी। और फ्यूचर में एनालिसिस कभी भी डिस्कस नहीं होने वाली, नहीं होगी ना। मतलब एनालिसिस का टॉपिक नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन ट्रांजेक्शन की एनालिसिस हम इसी तरीके से कर रहे होंगे। जब भी नई ट्रांजेक्शन आएगी हम एनालिसिस वैसी करेंगे, लेकिन लिख के थोड़ी कर रहे होंगे, माइंड में करके डेबिट क्रेडिट को आइडेंटिफाई करेंगे और डायरेक्ट जनरल जनरल बनाएंगे। आगे जाके आपको डायरेक्ट जनरल जनरल बनाना है, नो एनालिसिस, एनालिसिस इन माइंड। एक और चीज, ये आप बनाए ना जनरल जनरल, इसके बाद अगला टॉपिक पढ़ेंगे आप लेजर, वो इससे बनेगा। वो जर्नल की मदद, जर्नल में से बनता है, जर्नल बना हुआ होगा, जर्नल में से देख के बनाते हैं उसको। वो भी डायरेक्ट बन सकता है, वो आप बनाएंगे डायरेक्ट। जब आप लेजर पढ़ लेंगे, आप डायरेक्ट बनाना भी सिखाऊंगा मैं आपको, लेकिन उसके लिए पहले जर्नल आता हो ना। जर्नल माइंड में बन रहा होगा, फिर लेजर बन रहा होगा डायरेक्ट। अब जर्नल अगर माइंड में नहीं बन रहा, ये सब माइंड में बन जाएगी। आपकी जो पूरा अकाउंटिंग साइकिल है ना, पूरा अकाउंटिंग साइकिल, वो सारा मैं कैलकुलेटर पे सॉल्व करके आपको फाइनल आंसर दे सकता हूँ। इसमें कोई कमाल की बात नहीं, आप भी कर सकते हैं। जैसे तो आप पढ़ते रहेंगे, पिछली वाली सारी चीज आपकी फिंगर टिप्स पे आ जानी चाहिए, वो आ जाएगी प्रैक्टिस से। चलो, फर्नीचर खरीदा कैश पर, जी क्या डेबिट क्या क्रेडिट? फर्नीचर डेबिट हो जाएगा। फर्नीचर बहुत आ रहा है यार। फर्नीचर डेबिट, कैश क्रेडिट। नरेशन परचेज फर्नीचर ऑन कैश। नरेशन क्या आएगी, अमाउंट कितना आएगा, कितने का फर्नीचर परचेज किया हमने? 2500 आप लिख देंगे इधर, डेबिट में अमाउंट, क्रेडिट में अमाउंट। नेक्स्ट नंबर 3, क्या डेबिट क्या क्रेडिट बताओ? ऑफिस रेंट पे किया हमने करंट मंथ का। हाँ, तो आप मुझे डायरेक्ट बताएं ना, ये टाइटल डेबिट होगा, ये टाइटल क्रेडिट होगा। एक्सपेंस का पूरा नाम लेना बेटा, एक्सपेंस का नाम होता है ना, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस,
ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस, तो पूरा नाम क्या है उसका? ऑफिस रेंट एक्सपेंस। जी क्या होगा? ऑफिस रेंट एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट। कैपिटल कहां से? कैपिटल की जगह पे तो ऑफिस एंड एक्सपेंस लिख दिया ना हमने। ऑफिस एंड एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट। तो क्या लिखूं मैं? ऑफिस रेंट एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। ये कहां से आया? ये डेबिट हो रहा है, ये क्रेडिट हो रहा है। एनालिसिस में मैंने आपको बताया था कि ऑफिस रेंट एक्सपेंस कहां से आया। ये अमाउंट कितना है? 300। नरेशन पेड ऑफिस रेंट फॉर द करंट मंथ, या पेड ऑफिस रेंट लिख दे मतलब ऑफिस रेंट हो गया। फोर्थ ट्रांजेक्शन क्या लिखी हुई? सर्विसेज अंजाम दी। अच्छा ये सवाल में जो ये लिखे हुए हैं जुमले, इन्हें ट्रांजेक्शन कहते हैं, और हमने जो डेबिट क्रेडिट निकाला उसको एनालिसिस कहते हैं, और जो हम जर्नल बना रहे हैं इसमें जो हम ये लिख रहे हैं ये एंट्री कहलाती है। फर्क है ना इसमें? आपसे एंट्री पूछूं तो जर्नल माइंड में आना चाहिए, एनालिसिस पूछूं तो इससे पहले वाला ये काम, ये एनालिसिस है। और अगर मैं पूछूं ट्रांजेक्शन, तो ट्रांजेक्शन मतलब ये सवाल में जो जुमले लिखे ट्रांजेक्शन है। स्टूडेंट क्या करते हैं? ट्रांजेक्शन को एंट्री बोल रहे होते हैं, और ये जो एंट्री बनी हुई है इसको ट्रांजेक्शन बोल रहे होते हैं शुरू में। तो ये नहीं करनी हरकत, ये जो बनी हुई है ये ट्रांजेक्शन थोड़ी है, ये एंट्री है, और ये जो लिखी हुई है ये ट्रांजेक्शन है। ये सारी 9 ट्रांजेक्शन है इसमें। देखिए क्या भाई, 4th ट्रांजेक्शन कर रहे थे ना, 4th ट्रांजेक्शन की एंट्री बना रहे हैं हम लोग। क्या डेबिट क्या क्रेडिट? कैश डेबिट, फी इनकम, डैमेज इन कंपनी। अब देखिए इधर है, ये है ना सवाल 5वां, इसमें ये इमरान प्रिंटिंग एंड कंपनी है, इसकी रेवेन्यू क्या लिखोगे? प्रिंटिंग इनकम, अपनी तरफ से बना लो, इसमें कुछ नहीं बताया। छठे सवाल में कारोबार कौन सा है? सर्विस इनकम। अब इसमें आओ जरा देखो, ये वाला सवाल देखो, ये 10वां देखो, 10वें में क्या लिखा हुआ है? ब्रोकर है, तो कमीशन इनकम। इस तरीके से आप लोग रेवेन्यू के टाइटल्स को बनाने की कोशिश करें, बनेंगे आपसे। और मैंने सोल्यूशन तो दे दिए, तो सारे बने हुए नजर आ जाएंगे आपको। लेकिन अगर कोई टाइटल मैंने रेवेन्यू का यूज किया हुआ है तो आपके पास ये सवाल होना चाहिए कि ये यूज क्यों हुआ है ऐसे। अगर आपको पता है तो सही है, नहीं पता है तो पूछ लीजिएगा। यहां मैं क्या लिखूंगा? कैश डेबिट और फी इनकम क्रेडिट। नरेशन क्या होगी? रेंडर्ड सर्विसेज ऑन कैश। ये नरेशन देखें यहां पर लिखी हुई है, लिखा हुआ ना रेंडर्ड सर्विस एंड कलेक्टेड कैश। ये भी लिख सकते हैं आप, रेंडर्ड सर्विस एंड कलेक्टेड कैश 1000 रुपीज। डेबिट का अमाउंट डेबिट में और क्रेडिट का अमाउंट क्रेडिट में। नेक्स्ट 5, क्या डेबिट क्या क्रेडिट? सप्लाईज डेबिट, अकाउंट्स पेबल क्रेडिट 200। हम यहां लिख देंगे सप्लाईज डेबिट What is the matter? Supplies debit and accounts payable credit. Narration purchased supplies, office supplies है यहाँ पे, ऑफिस लिखा हुआ है क्या? सिर्फ सप्लाईज लिखा हुआ है ना, सप्लाईज लिखा हुआ है तो सिर्फ सप्लाईज लिखें। ऑफिस सप्लाईज लिखा है तो ऑफिस सप्लाईज लिखें। फैक्ट्री सप्लाईज लिखा हुआ है, फैक्ट्री सप्लाईज लिखें। जो टाइटल उसने यूज किया है वो पूरा टाइटल यूज करना है। परचेज सप्लाईज ऑन क्रेडिट, अमाउंट कितना है? 200। अब देखिए यहाँ मैं सप्लायर और कस्टमर के नाम नरेशन में नहीं लिख रहा हूं, आप लिख सकते हैं परचेज सप्लाईज फ्रॉम रेक्सन कंपनी, कोई मसला नहीं जी। अगला क्या डेबिट क्या क्रेडिट? अकाउंट्स रिसीवेबल डेबिट, और फी इनकम क्रेडिट। गुड, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट कर देंगे हम। ये जब सो रहे हो ना, हैंड आउट का प्रिंट निकाल के डायरेक्ट देखें, अच्छा ये डेबिट ये क्रेडिट, हाँ ये डेबिट क्रेडिट। समझ में नहीं आ रहा, सोल्यूशन निकाला, हाँ सही देख रहा हूँ। देखते रहे आप, अगर नींद नहीं आई सुबह हो गई तो इसका मतलब है आपके अंदर एक जो है वो चिराग रोशन हो चुका है। अगर नींद आ गई, सो गए आप, तो फिर भी थोड़ा कुछ तो फायदा होगा ना आपको। तो सोते वक्त और उठते ही जो काम किया जाए ना वो इंसान को ज्यादा याद रहता है और वो उसकी लाइफ पे इम्पैक्ट भी ज्यादा डालता है। और अगर आप सोने के बाद और उठने से पहले कोई टॉपिक पढ़ लें
तो वो तो फिर आपकी जिंदगी का हिस्सा है। मतलब ख्वाब में आ रहा है ना आपके, आप सो गए और ख्वाब में आप जो है वो एनालिसिस पढ़ रहे हैं और जर्नल पढ़ रहे हैं, PCRW की क्लास हो रही है, आप लगे हुए हैं, तो फिर वो तो मतलब आप बहुत नेक्स्ट लेवल पे पहुंच गए आप। ऐसा होता है कि पेपर्स के दौरान होता है ना, आप सो गए तो आपके ख्वाब में आके आप पेपर देने पहुंच गए और लेट हो गए आप, और फौरन उठ गए, यार क्या हो गया क्या हो गया, लेट हो गया। ऐसा आपके साथ शायद हुआ हो, हमारे साथ तो काफ़ी हुआ है अकाउंट। लेकिन फिक्र ही ना हो, हम भी उठानी है बेटा, उठ जाओ, 1 घंटा ज़्यादा हो गया, पेपर होने वाला है, आप जाओ भागो पेपर देने। अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और फी इनकम क्रेडिट। जी नरेशन, रेंडर्ड सर्विसेज ऑन क्रेडिट। अमाउंट बताएं। अमाउंट है 750। मुझे सारे अमाउंट याद हैं, मैं आपसे पूछता हूं तो आप बताया करें, वरना मैं डायरेक्ट लिख दूं, फायदा क्या है। 7। अगला बताएं, विथड्रॉ कैश फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज। क्या डेबिट क्या क्रेडिट? ड्राइंग डेबिट। आगे बोलो ना, ड्राइंग डेबिट हो गया, क्रेडिट तो बताओ। कैश क्रेडिट। तो हम क्या करेंगे, जिस तरीके से कैपिटल के साथ नाम आता है ना, इस तरीके से ड्राइंग के साथ भी नाम आता है। फॉर एग्जाम्पल, हमें पता होता ऑनर का नाम अली, तो हम ड्राइंग अली ऐसे लिखते हैं, लेकिन अभी तो नाम नहीं है ना, तो हम सिर्फ ड्राइंग लिखेंगे। ड्राइंग डेबिट, कैश क्रेडिट। नरेशन जो हुआ है वो लिख दे, विथड्रॉ कैश। अच्छा मैं सिर्फ ये भी लिख दूं ना, विथड्रॉ कैश फ्रॉम बिजनेस, तो ये एज्यूम यही किया जाता है कि ये पर्सनल यूज के लिए होगा, लेकिन हम पूरी बात लिखेंगे, विथड्रॉ कैश फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज। सिर्फ यही लिख दे तो बहुत है बात। कैश बिजनेस से निकाला है तो कहां गया होगा? घर गया होगा। 100 रुपीज। नरेशन लिखने के बाद लाइन डालेंगे, लाइन छोड़ेंगे। 8 ट्रांजेक्शन। जी बेटा बताइए, क्या डेबिट क्या क्रेडिट? 8 अकाउंट पेबल, डेबिट, कैश क्रेडिट। गुड। हम यहां लिखेंगे अकाउंट्स। अभी आप लोगों को देखिए पढ़ के ना एनालाइज करना पड़ रहा है। फ्यूचर में ये आप सेकंडों के अंदर एनालाइज किए बगैर बता रहे होंगे, आपको याद हो जाएंगी ना सारी चीजें। कर करके आप बहुत आदी हो जाएंगे। कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन भी आएगी, आप एक देखेंगे थोड़ा सा और बता देंगे। डिपेंड करता है आप कितनी मेहनत कर रहे हैं। आपकी क्लास में ही कुछ लोग चीते होंगे जबरदस्त, आप उनसे पूछ रहे होंगे, और कुछ लोग जो है वो एवरेज होंगे, कुछ लोग बहुत ही नॉर्मल होंगे। अब ये डिपेंड करता है वो कितनी मेहनत कर रहा है। नरेशन, पेड कैश टू सप्लायर। देखिए एक जनरल नरेशन है, जब भी सप्लायर को पेमेंट करेंगे नरेशन चलती है, तो आप ऐसे लिखते हैं पेड कैश टू सप्लायर, या पूरा लिख सकते हैं पेड कैश टू रैक्सन कंपनी। रैक्सन कंपनी को पे किया है ना हमने, कितना? 100। देख लें हमने 100 रुपीज दिए थे। इसके बाद लास्ट ट्रांजेक्शन की क्या डेबिट क्या क्रेडिट, क्या एंट्री होगी? कैश डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। हम यहां लिख देंगे क्या 9th में, कैश डेबिट और अकाउंट्स रिसीवेबल क्रेडिट। नरेशन, इसकी नरेशन कुछ भी जो आपको समझ में आ रही हो रिलेटिव आप लिख सकते हैं, लेकिन क्या होनी चाहिए? कलेक्टेड कैश। किससे कैश लिया है? किससे लिया है? उल्फत एंड सन्स से, तो आप लिख सकते थे कलेक्टेड कैश फ्रॉम उल्फत एंड सन्स। लेकिन उल्फत एंड सन्स कौन है हमारा? सप्लायर है या कस्टमर है? कस्टमर है, तो आप लिखेंगे कलेक्टेड कैश फ्रॉम कस्टमर। तो जब भी ऐसे कस्टमर से पैसा मिले ना इसको पहले उधार पे बेचा हुआ था, तो आप ये नरेशन लिख दिया करें। और सप्लायर को पेमेंट करें जिससे हमने उधार पे खरीदा हुआ था, फिर आप ये लिख दिया करें पेड कैश टू सप्लायर। देखिए मैंने 4 क्वेश्चन के आपको जर्नल बनवा दिए। आप लोगों को जर्नल इन 4 के अलावा नहीं बनाने, 4 के आगे नहीं जाएंगे जर्नल में। आप अपना अकाउंटिंग पेशर और एनालिसिस वाला काम कंप्लीट करेंगे। सिर्फ 13 सवाल तक एनालिसिस करना, जर्नल सिर्फ ये 4 बनाना। उसका एक रीजन है, मैं आपको अगली क्लास में जब अगला टॉपिक पढ़ाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा मैंने 4 के आगे क्यों मना किया है। हालांकि आप लोग सारे जर्नल बना सकते हो, जिसने एनालिसिस किया हुआ है उसके लिए ये काम करना मसला थोड़ी है, सिर्फ नरेशन सोच के लिखनी पड़ेगी उसको। सही बेटा, तो हम लोगों ने अभी तक जर्नल कंप्लीट कर लिया। क्या हमने जर्नलाइजिंग कंप्लीट पढ़ ली? हमने सिर्फ जर्नलाइजिंग जर्नल में सीखी है। सही है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे।